चैप्टर 181। प्रभारी डॉक्टरों में से एक, जो रात भर यू म्यूंग हान की स्थिति की जांच और निरीक्षण करता रहा, अच्छे चेयरमैन के परीक्षण परिणामों वाले मेडिकल चार्ट को घूरते हुए अपना सिर इधर उधर झुकाता रहा। इसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? यू मायूंग हान ने डॉक्टर के चेहरे पर भाव देखे और सावधानी से पूछा, क्या मेरे नतीजे इतने खराब हैं? डॉक्टर ने जल्दी से अपना हाथ इधर उधर घुमाया। आह नहीं, ऐसा नहीं है सर, वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। उसने फिर से परिणामों को घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि कागज में एक छेद कर रहा हो, और कुछ समय बाद ध्यान से अपना प्रश्न पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या संयोग से, क्या आपने इन परीक्षणों से पहले अपनी उच्च रक्तचाप की दवा ली है? केवल कल रात तक वह निश्चित रूप से मृत्यु के कगार पर लटका हुए थे। हो सकता है कि वह अब जाग रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यू म्यूंग हान के पास समय पर अपनी दवाएं लेने की अतिरिक्त मानसिक क्षमता थी। नहीं, मैंने नहीं ली। यू मायूंग हान ने अपना सिर हिलाया। डॉक्टर ने ऐसे सिर हिलाया मानो उसे पता हो कि उत्तर आने वाला है। फिर उसने अपना उत्तर देते समय परेशानी भरी अभिव्यक्ति बनाई, दवा के बिना भी आपका रक्तचाप पूरी तरह से स्वस्थ स्तर पर स्थिर हो गया है। नहीं रुको, अपने वर्तमान स्तर के साथ आप विश्वास के साथ यह भी कह सकते हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक स्वस्थ हैं, श्रीमान। तब चेयरमैन यू म्यूंग हान की आंखें सचमुच बड़ी हो गईं। वह किस बारे में बात कर रहा है? उन्होंने सोचा कि अंतिम नींद की अवस्था में प्रवेश करने के बाद केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही है, लेकिन जागने के बाद यहां तक कि वह लंबे समय से जिस क्रोनिक उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, वह रोग भी ठीक हो गया था। प्रभारी डॉक्टर मेडिकल चार्ट पढ़ते रहे, और साथ ही आपके बाकी शारीरिक कार्य भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। सभापति महोदय, अगर मैं आपकी वर्तमान उम्र के बारे में भूल जाता तो मुझे विश्वास होता कि मैं 20 साल के एक युवा व्यक्ति का परीक्षा परिणाम देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अध्यक्ष यू म्यूंग हान का आश्चर्य जितना बड़ा था, डॉक्टर का अपना आश्चर्य उससे भी अधिक था, और वह उस तथ्य को अपनी अभिव्यक्ति में प्रकट होने से छिपाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी अपनी दो आंखों ने निश्चित रूप से परिणाम देखे, फिर भी वह शायद ही उन पर विश्वास कर सके। चेयरमैन यू कुछ सप्ताह पहले पहली बार बेहोश हुए थे, और तब उन्हें इस अस्पताल में लाया गया था। उस दिन किए गए परीक्षणों के नतीजे एक अलग मेडिकल चार्ट पर मुद्रित किए गए थे, और उस चीज पर स्याही को अभी तक ठीक से सूखने का मौका नहीं मिला था। तो केवल कुछ सप्ताह बाद आने वाले इस पूरी तरह से भ्रमित करने वाले परीक्षा परिणाम को कोई कैसे समझा सकता है? क्या उस समयावधि के दौरान उन्होंने अपनी जीवन शैली में भारी बदलाव किया, या ऐसा कुछ? याद रखने वाली बात यह है कि एक रात पहले भी वह एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। प्रभारी डॉक्टर ने बिना रुके अपने मन की बात कबूल कर ली। मैं लगभग 30 वर्षों से डॉक्टर हूं, लेकिन यह मेरे लिए पहली बार होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। इसे केवल एक चमत्कार ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। एक मरीज शाश्वत निद्रा विकार की अंतिम नींद की स्थिति से जाग गया, और इसके अलावा जब वो सोने गया था तब उसका शरीर उससे भी अधिक स्वस्थ हो गया था। क्या चमत्कार शब्द ठीक ठीक यहीं इस जैसी स्थिति का वर्णन करने के लिए मौजूद नहीं था? डॉक्टर अब अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका, और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिलने से पहले उसके मुंह से प्रशंसा की हल्की सांस निकल गई। बधाई हो चेयरमैन यू, आपका शाश्वत निद्रा विकार पूरी तरह ठीक हो गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन इतने स्वस्थ हैं कि अगर वह चाहे तो अभी पूर्ण मैराथन कोर्स की लंबाई दौड़ना शुरू कर सकते हैं। जश्न मनाने के बजाय यू म्यूंग हान ने डॉक्टर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले कुछ देर तक कुछ सोचा। संयोग से क्या मैं जिस अस्पताल के कमरे में रह रहा हूं उसके पास कैमरे लगे हैं? क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ ऐसा है जिसकी मैं पहले पुष्टि करना चाहूंगा? क्या कमरे के अंदर या प्रवेश द्वार के आसपास कोई कैमरे लगे हैं? कमरे के भीतर कोई नहीं है, लेकिन उसके प्रवेश द्वार पर एक होना चाहिए। बहुत अच्छा, यू मायूंग हान ने सिर हिलाया। ऐसा कुछ संयोग नहीं हो सकता। दरअसल यह मामला अब महज संयोग मानने से कहीं आगे निकल चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अथाह क्षमता रखने वाले किसी व्यक्ति ने इस मामले में किसी तरह हस्तक्षेप किया था, और उसे इस बात का अच्छा अंदाजा था कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। मैंने उसका बहुत बड़ा ऋण चुकाया है। यू मायूंग हान ने अपने पूरे जीवन में किसी का कर्जदार न होकर जीवन बिताया था, और वो अभी शुरू करने की योजना नहीं बना रहे थे। लेकिन फिर वह अपनी जान बचाने का कर्ज कैसे चुकाएंगे? उससे अधिक कुछ नहीं। कर्ज चुकाने या न चुकाने के विचार को एक तरफ रखकर, क्या यह सामान्य ज्ञान नहीं होगा कि कम से कम पहले उसके उद्धारकर्ता का नाम पता किया जाए? यू मायूंग हान व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करना चाहते थे।
मैं कल रात लिए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखना चाहूंगा। स्पष्टतः कैमरे कुछ भी कैद करने में विफल रहे। यह एकमात्र अजीब चीज है जो घटित हुई। इस बार दरवाजे में खराबी आ गई। गार्ड ने स्क्रीन की ओर इशारा किया और बताया कि उस समय क्या हुआ था। खिड़कियां अंदर से बंद होने की पुष्टि की गई थी, इसलिए अस्पताल के उस कमरे में बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दरवाजा ही बचा था। हालांकि दरवाजे पर तैनात सभी 4 गार्डों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी निगरानी के दौरान एक भी चींटी कमरे में नहीं आए, और चूंकि ये लोग एक समर्पित सुरक्षा कंपनी से नियुक्त पेशेवर थे, इसलिए वे ऐसी चीजों के संबंध में गलतियां नहीं करेंगे। यू मायूंग हान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिन वू के पास चुपके कौशल है और परिणामस्वरूप उनके विचार काफी जटिल हो गए थे। लगभग इसी समय सचिव किम कुछ समाचार लाने के लिए जल्दी से सुरक्षा कक्ष में भी प्रवेश कर गए। अध्यक्ष, मुझे पता चल गया है कि आपने क्या मांगा था। ठीक है, खबर क्या है? वह है। सचिव किम आसपास की आंखों और कानों के प्रति अतिरिक्त सचेत हो गए, करीब झुक गए और अपने निष्कर्षों को फुसफुसाने के लिए यू म्यूंग हान के कान पर अपना हाथ रख दिया। मैंने एसोसिएशन में एक जांच दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि सेओंग जिन वू पूरे समय जापान में था। उसका कल या उसके आसपास देश लौटने का कार्यक्रम है। यहां वह सोच रहा था कि कोई भी इस घटना को घटित करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि वह स्वयं हंटर सेओंग जिन वू ना हो। यू मायूंग हान ने अंततः गलत अनुमान लगाने की बात स्वीकार कर ली। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह वह युवा रैंक एस हंटर नहीं हो सकता था। अगर ऐसा है तो क्यों? हालांकि उन्होंने इन सभी सबूतों के माध्यम से पुष्टि की थी, उनके दिल के कोने में एक निश्चित मात्रा में संदेह क्यों बना हुआ था? वह इसे बिल्कुल समझ नहीं सके। हालांकि चेयरमैन यू म्यूंग हान और जिन वू में एक बात समान थी, और वह ये होगा, वे आगे बढ़ने में निर्णायक थे जब वे किसी ऐसी दुविधा में फंस गए थे जिसे वे अभी तक हल नहीं कर सके थे। अच्छा ऐसा है। यू मायूंग हान आगे बढ़े। डॉक्टर का कहना है कि मैं अभी मैराथन दौड़ने के लिए भी पूरी तरह स्वस्थ हूं। मैं कल कंपनी में वापस आऊंगा, इसलिए कृपया उचित व्यवस्था करें। कोई कह सकता है कि यह उसके जैसा ही था, यह महसूस करने पर कि यू म्यूंग हान का रवैया अभी भी पहले जैसा ही है। सचिव किम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और उत्तर दिया, महोदय, क्या आप जानते हैं कि इस समय जनसंचार माध्यम आपको क्या कह रहा है? यह स्पष्ट था कि इस समय बाहर काफी अराजकता फैल रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो कल ही मर गया था बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हालांकि ऐसी चीज को कोई बड़ी चीज क्यों माना जाएगा? यू मायूंग हान ने अपनी अभिव्यक्ति में एक भी ध्यान देने योग्य बदलाव के बिना पूछा। इस बार वे मुझे क्या बुला रहे हैं? वे तुम्हें अजय कह रहे हैं? यू मायूंग हान किसी भी बात पर इतनी आसानी से मुस्कुरा नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उस उपनाम को सुनने के बाद उनके होठों के कोने कभी कभी थोड़े ऊपर उठ जाते थे। मास मीडिया उन्हें हैंड ऑफ मिडास या यहां तक कि पोकर फेस जैसे बेकार लेबलों से बुला रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे इस बार कुछ हद तक ठीक ठाक लगने वाला उपनाम बनाने में कामयाब रहे। यू मायूंग हान ने धीरे धीरे इस नए उपनाम को चबाया और एक संतुष्ट मुस्कान बनाए। क्या यह उपनाम उन पर पूरी तरह से सूट नहीं करता था, जब वह अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के बावजूद कभी नहीं झुके थे और यहां तक कि एक घातक बीमारी के खतरे से बचने में भी कामयाब रहे थे? यू म्यूंग हान ने जीवन में इस दूसरे अवसर को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और संतुष्ट होकर मुस्कुराए। मुझे वास्तव में वह वाला अच्छा लगा, जबकि कोरिया चेयरमैन यू म्यूंग हान की खबरों से गूंज उठा था। जिन वू चुपचाप जापान में वापस घुस गया और अंततः सभी 29 विशाल छाया सैनिकों को इकट्ठा करने में सफल रहा। अंत में, इस समय वैधानिक रूप से भावुक महसूस करते हुए, जिन वू ने विशाल सैनिकों को नंबर 1 से शुरू करके नंबर 29 तक खड़ा कर दिया। नए सैनिकों को निकालने के लिए दिग्गजों के अवशेषों की खोज की प्रक्रिया ने उसे एक निश्चित वीडियो गेम की याद दिला दी, लेकिन उसकी अब तक की कड़ी मेहनत का फल किसी भी वीडियो गेम की तुलना में बहुत अधिक स्वादिष्ट था और पहली बार में दोनों की तुलना करने के बारे में सोचने के लिए उसे खेद भी महसूस हुआ। विशाल छाया सैनिक नंबर 29। अपने सामने खड़े 29 दिग्गजों की भव्य आकृतियों को देखकर, जिनके शरीर से लगातार काला धुआं उठ रहा था, जिन वू को ऐसा लगा मानो उसने 1000 सैनिकों और युद्ध घोड़ों की एक पूरी नई सेना हासिल कर ली हो। ये थोड़ी शर्म की बात है कि उनमें से एक मेरी पकड़ से बच गया, लेकिन द्वार की रखवाली करने वाले को छोड़कर वहां से निकलने वाले विशालकाय प्रकार के राक्षसों की कुल संख्या 30 थी। उनमें से एक समुद्र में भाग गया था और अब उसकी छाया निकालना संभव नहीं था। फिर भी अब जब उसने सभी 29 को सफलतापूर्वक एकत्रित कर लिया है, तो उसके दिल की गहराई से उपलब्धि की भावना उमड़ पड़ी, और उनके इस तरह एक ही स्थान पर गर्व के साथ खड़े होने से
बर्बाद शहर का परिदृश्य अचानक भरा भरा सा महसूस हुआ। बेशक जिन वू ने अपने सभी विशाल सैनिकों को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था ताकि वह इस खाली शहर को सजा सके, नहीं, वह अपने नए विशाल सैनिक संग्रह की प्रशंसा कर रहा था। उसने विशाल सैनिकों को स्कैन किया और उन्हें संबोधित किया। आप में से कौन सबसे मजबूत है? दिग्गजों के बीच एक ऐसे सैनिक को खोजने की जरूरत थी जो दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नेता के रूप में काम कर सके, जैसे कि बेरू ने चीटी बटालियन के साथ, इग्रिट ने विशिष्ट सैनिक बटालियन के साथ और फैंग्स ने हाई ऑक बटालियन के साथ किया था। विशाल सैनिक एक दूसरे की ओर देखने में व्यस्त थे और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। किनारे खड़ा बेरू ये दृश्य और सहन नहीं कर सका, इसलिए वो आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया। उस शक्तिशाली चीख से सभी दिग्गजों के कंधे बुरी तरह फड़फड़ाने लगे, जो माहौल को टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे थे जो बेरू द्वारा मारे गए, और भले ही अन्य लोग उस भाग्य से बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे, फिर भी उन्हें उसके और उनके बीच सत्ता में स्पष्ट अंतर का एहसास होना चाहिए। ये बिल्कुल समझ में आता था कि वे उससे क्यों डरते होंगे। बेरू से उस तीखी, कठोर डांट को सुनने के बाद ही एक विशालकाय सैनिक ने झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। बेरू ने घूमकर अपने राजा को प्रणाम किया। जिन वू ने काफी प्रभावित महसूस करते हुए अपना अंगूठा ऊपर उठाया। वेल डन। लेकिन फिर ऐसा हुआ, जिन वू और बेरू दोनों को आगे कुछ ऐसा घटित होने की उम्मीद नहीं थी। एक अन्य विशालकाय सैनिक ने अपने हमवतन का हाथ ऊपर उठते देखा और तुरंत अपना हाथ भी उठा लिया। उसकी आंखों की चमक ने यहां तक कह दिया, चाहे कुछ भी हो, मैं उस आदमी से बेहतर हूं। जैसा कि पता चला, सैनिक झिझक नहीं रहे थे और दूसरों के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन बस इतना ही, उन्हें अब तक नहीं पता था कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है। जिन वू इस अप्रत्याशित स्थिति पर थोड़ा मुस्कुराया और उन दोनों को सामने बुलाया। नंबर 22 और नंबर 6 सबसे आगे। नंबर 6 और उसकी असामान्य रूप से बड़ी मुठिया, और नंबर 22 समग्र रूप से मजबूत दिखने वाले फ्रेम के साथ बहादुरी से आगे बढ़ा। जिन वू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। इन दो सैनिकों के दावे की तरह उनकी जादुई ऊर्जा की व्यक्तिगत मात्रा एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, यहां तक कि जिन वू की उत्कृष्ट संवेदी धारणा को भी उन्हें अलग बताने में कठिनाई हो रही थी। अब जब मामला यहां तक आ गया था तो इसे सुलझाने का एक ही रास्ता था। जिन वू तेजी से मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि आप दोनों तैयार हैं। नंबर 6 और नंबर 22 एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखें व्यवहारिक रूप से उनकी शक्तिशाली इच्छाओं से पैदा हुई आग की लपटों को बाहर निकाल रही थीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही जिन वू ने अपना संकेत दिया, दो विशाल सैनिक एक गंदी लड़ाई में शामिल हो गए। एक लंबी लड़ाई के अंत में नंबर 6 और उसकी बड़ी मुट्ठी जीत के मामूली अंतर से नंबर 22 को हराने में कामयाब रही। यहां से नंबर 6 को विशाल सैनिक बटालियन के नेता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बड़ी मुट्ठी वाले विशालकाय ने अपनी दोनों मुट्ठियां हवा में ऊपर उठा दी, जिससे अन्य छाया सैनिक भी जोर से चिल्लाने लगे। तो दिग्गज राक्षस नेता का मामला सुलझ गया। इसके साथ जिन वू ने अंततः जापान में अपना सारा कारोबार समाप्त कर लिया। इसके बाद उसने अपनी स्टेटस विंडो को आगे बुलाया। स्टेट विंडो की परिचित यांत्रिक बीप के साथ पाठ और संख्याओं की दीवारें उसके दृश्य को भरने के लिए ऊपर उठ गईं। नाम सियोग जिन वू, स्तर 122 वर्ग, छाया संप्रभु। शीर्षक दानव हंटर, अतिरिक्त 2 HP 65,230 MP 1,15,160। थकान 0, स्टेट ताकत 292 सहन शक्ति 281 एजिलिटी 305, इंटेलिजेंस 310, धारणा 277, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। शारीरिक क्षति में कमी 65%, कौशल निष्क्रिय कौशल। अज्ञात LV मैक्स, शारीरिक LV 1, शॉर्टस्वॉर्ड के मास्टर LV मैक्स। सक्रिय कौशल क्विकसिल्वर LV मैक्स, डराना LV 2, हिंसक /LV मैक्स, डैगर रश LV मैक्स, स्टील्थर LV 2। शासक का अधिकार LV मैक्स, कक्षा विशिष्ट कौशल सक्रिय कौशल। शेडो एक्सट्रैक्शन LV 2, छाया भंडारण LV 2, संप्रभु क्षेत्र LV 2, शेडो एक्सचेंज LV 2, सुसज्जित वस्तुएं। रेड नाइट्स हेल्म S, दानव संप्रभु की बालियां S, दानव संप्रभु का हार S, दानव संप्रभु की अंगूठी S, सत्य साधक की शर्ट A, सत्य साधक के दस्ताने A, सत्य साधक की पैंट A, सत्य साधक के जूते A। उसके जापानी अभियान का परिणाम देखना बहुत आसान था। उसके स्टेट वैल्यूज जो पागलों की तरह आसमान छू रहे थे,
वे पहली चीजें थीं जिन पर उसका ध्यान गया। उसका प्रत्येक आंकड़ा अब 300 अंक के करीब मंडरा रहा था, जबकि इंटेलिजेंस स्टेट ने कुछ समय पहले संभवतः सबसे लंबे समय के लिए उसका ठोस निवेश प्राप्त करने के बाद उस संख्या को पार कर लिया था। ये सभी दैनिक खोजों से पुरस्कार प्राप्त करने के परिणाम थे, जिसे वह हमेशा हर दिन पूरा करना सुनिश्चित करता था। विशाल राक्षसों का शिकार करने के बाद उसे जो स्तर अप मिला था, साथ ही रक्षात्मक कलाकृतियों से जो उसने पूरी तरह से थकने के बाद स्टोर से खरीदा था, उसका सोने का ढेर। सत्यशोधक शस्त्रागार सेट। अब तक उसे स्टोर में उपलब्ध किसी भी वस्तु की अधिक परवाह नहीं थी। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अन्य संप्रभु और शासक कितने मजबूत थे, जिनका उल्लेख देवदूत की मूर्ति और दिग्गजों के राजा ने किया था। और उसने सोचा कि यदि वो लाइन के किनारे कहीं उनसे टकरा जाए तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। दिग्गजों का राजा, जिसकी शक्तियों का लगभग आधा हिस्सा इस तरह सील कर दिया गया था, पहले से ही इतना शक्तिशाली था, इसलिए इसकी अधिक संभावना है कि दूसरों के पास भी वास्तव में राक्षसी स्तर की ताकत होगी। जिन वू ने उस 6 पंखों वाले देवदूत को याद किया, जिनसे वह शैडो संप्रभु की यादों के अंदर मिला था। यदि वह उनसे सीधे लड़ने की योजना बना रहा था, तो उसे बस बहुत मजबूत बनना होगा। उसकी नज़र सुसज्जित वस्तुओं की सूची से हटकर वापस उस ओर चली गई जहां उसका स्तर सूचीबद्ध था। स्तर 122। केवल एक संप्रभु को मारने से उसका स्तर एक बार में 8 तक बढ़ गया। वो कल्पना भी नहीं कर सका कि एक बार जब उसने इन संप्रभु लोगों, या उन्हें जो भी कहा जाता था, के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया तो वह कितनी दूर तक चढ़ेगा। उसकी छाती धड़क रही थी। ये डर से था, और उस डर के ठीक नीचे छिपा हुआ वो उत्तेजना से अपने दिल की धड़कन को भी पकड़ सकता था। मैं लेवल ऊपर करूंगा, और समतलीकरण के माध्यम से अर्जित की गई सारी शक्ति, वो सब कुछ जो उसे प्रिय था, की रक्षा करने के उसके प्रयास में आधारशिला, नींव और समर्थन बन गई। उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। एक ही समय में 2 दिलों की जोरदार धड़कन की सिम्फनी उसके कान नहरों के भीतर एक हल्का दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ये दर्द उसे सुखद लगा। जिन वू ने किसी के दृष्टिकोण को महसूस किया और अपने सभी छाया सैनिकों को वापस अपनी छाया में रख लिया। जहां वो था वहां से ज्यादा दूर नहीं, जापानी एसोसिएशन का हेलीकॉप्टर उसे लाने के लिए शोर मचाते हुए उतर रहा था। फिलहाल वो पहले घर जाएगा। अब वास्तव में खुश महसूस करते हुए जिन वू हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। चैप्टर 182। जापानी सरकार ने जिनवू के लिए एक 5 सितारा लग्जरी होटल में एक स्वीट की पेशकश की ताकि वह देश से प्रस्थान करने तक आराम कर सके। वो विमान के इंतजार में समय बर्बाद करने के बजाय वापस जाने के लिए शैडो एक्सचेंज का उपयोग करने की योजना बना रहा था, इसलिए वो सद्भावना के उनके संकेत को अस्वीकार करने के बारे में सोच रहा था। परंतु फिर कृपया हमें उन लोगों के रूप में लेबल किए जाने से बचने में मदद करें जिन्होंने अपने राष्ट्र के उद्धारकर्ता को खराब तरीके से प्राप्त किया था। हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन फिर जापानी सरकार की निराशाजनक दलील सुनने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। होटल की स्वीट में कदम रखने के बाद उसकी पहली धारणा यह थी कि प्रति रात्रि लागत $3,500 से अधिक थी। क्या इतने विशाल और शानदार कमरे में अकेले एक रात बिताना मेरे लिए वास्तव में ठीक है? बाहर देखने के लिए खिड़की के पास जाने से पहले जिन वू ने चमचमाते फर्नीचर का अध्ययन किया जो ऐसे चमक रहा था जैसे कि उन्हें कल ही खरीदा गया हो। इससे उसे एक ही बार में शहर का दृश्य देखने का मौका मिला। उसने कहीं से सुना कि दृश्य जितना अच्छा होगा, अचल संपत्ति की कीमत उतनी ही अधिक होगी, और जैसा कि अपेक्षित था, रात के अंधेरे में लिपटा शहर का दृश्य उतना ही आकर्षक था जितना कि स्वीट की अत्यधिक कीमत का उल्लेख किया गया था। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा शहर राक्षसों के झुंड द्वारा आग की लपटों में जलने वाला था। जिन वू ने टोक्यो के बर्बाद शहर के दृश्य को याद किया और खुद को याद किया। वास्तव में उसे राहत महसूस हुई कि जापान के लिए हालात और भी खराब होने से पहले वो ठीक समय पर यहां आ गया। कुछ रातें बाहर कैंपिंग में बिताने के बाद होटल में बिताई गई यह एक रात काफी शानदार साबित हुई। अगली सुबह उनके प्रस्थान का समय निकट आ गया और जापानी हंटर एसोसिएशन के कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आए। आपका दिन शुभ हो, हंटर महोदय। जिन वू को मार्गदर्शन देने का काम सौंपा गया एसोसिएशन कर्मचारी ने धारा प्रवाह कोरियाई भाषा का उपयोग करके उसका स्वागत किया। हमने वो वाहन तैयार कर लिया है जो आपको हवाई अड्डे तक ले जाएगा। ये कितना अच्छा समय था क्योंकि वह होटल के कमरे में बंद रहकर बोरियत महसूस करने लगा था। जिन वू ने जाकर अपना बैग उठाया जो स्वीट के कोने में कहीं फेंक दिया गया था और दरवाजे पर वापस आ गया। चलो तुरंत चलते हैं। जैसे ही जिन वू स्वीट से बाहर निकलने वाला था,
कर्मचारी ने उस स्थिति को देखा जिसमें वह इस समय था और उसके चेहरे पर व्याकुलता आ गई। वैसे भी, क्या आपके पास कपड़ों का कोई अन्य सेट नहीं है? ऐसा नहीं था कि जिनवू समझ नहीं पा रहा था कि कर्मचारी की यह प्रतिक्रिया कहां से आ रही थी। उसकी शर्ट और पैंट दोनों पर खून और पसीने के धब्बे थे, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान वह कितनी तीव्र लड़ाई से गुजरा था। हालांकि मैं यथासंभव सावधान रहने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत से ही दिग्गज राक्षसों के शरीर से निकलने वाले भारी मात्रा में रक्त की हर एक बूंद से बचना स्पष्ट रूप से असंभव था। चूंकि उसके बाकी कपड़े भी इसी तरह की दयनीय स्थिति में थे, इसलिए वो केवल इतना ही कर सका कि उत्तर देते समय उसने असहाय होकर अपने कंधे उचकाए। कर्मचारी अचानक मुस्कुराने लगा और विनम्रता से अपनी पूछताछ की। अगर यह आपके लिए ठीक है, तो क्या हमें आपके पहनने के लिए कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है? यह उन बेहतर सुझावों में से एक था जो उसने पूरे दिन सुना। उसके लिए इस तरह खून से सने कपड़ों के साथ घूमने का कोई कारण नहीं था, और साथ ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उसे किसी अपराधी की तरह इधर उधर घूमने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। कर्मचारी ने जिनवू के उत्तर को उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति से समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हम उन्हें तुरंत तैयार कर देंगे, कृपया थोड़ी देर और यहीं प्रतीक्षा करें। अतिरिक्त कपड़े पहले से ही तैयार किए गए होंगे, क्योंकि कर्मचारी के फोन कॉल के खत्म होने के 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि कई पुरुष जल्दी से कई बिजनेस सूट लेकर स्वीट में आ गए। जिनवू ने थोड़ा संदेहास्पद भाव व्यक्त किया, जिसने कर्मचारी को प्रसन्न मुस्कान के साथ उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। हमने सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमने उन्हें पहले से तैयार कर लिया था। जिनवू ने देखा कि बिजनेस सूट एक पल में अलग अलग रंगों और आकारों में छांट दिए गए, और किसी तरह आश्चर्य की सांसों को अपने तक ही सीमित रखने में कामयाब रहा। किसी ऐसी चीज के लिए जो बस किसी मामले में तैयार की गई थी, क्या यह सब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं था? अगर तुम्हें अपने कपड़ों के अलावा किसी और चीज की जरूरत है। जिनवू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नो नो, ये ठीक है। अब तक उसे जो सेवाएं मिली वे पहले से ही काफी संतोषजनक थी। वह पहले से ही देख सकता था कि जापानी हंटर एसोसिएशन यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। जिनवू ने अपने आकार के अनुरूप लगने वाले सूट को चुनने से पहले प्रदर्शित बिजनेस सूट को स्कैन किया। अपनी बाहें बदलने के बाद वह देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा हो गया। शायद इसलिए क्योंकि तैयार किए गए सभी सूट हाई एंड आइटम थे, वो बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में सामने आया। अरे, क्या मैं इस तरह बहुत अच्छा नहीं लग रहा हूं? उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान खिल गई। उसने सूट का सिरा ठीक किया और घूम गया। एसोसिएशन का कर्मचारी, जो पहले अन्य परिधानों की कमी के बारे में घबरा गया था, प्रशंसा की सांसें लेने लगा। चलो अब अपने रास्ते चलते हैं, समझा? हमारे स्टाफ सदस्य आपके लिए आपका सामान ले जाएंगे, हंटर महोदय। एसोसिएशन के 2 हटे कट्टे कर्मचारी ऐसे अंदर आए जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे हों, और उन्होंने जिनवू का सामान उठा लिया। वो जापानी हंटर एसोसिएशन की यह सुनिश्चित करने की इच्छा को समझ सकता था कि उसे उनके अत्यंत विचारशील व्यवहार से एक उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 5 स्टार होटल के सामने के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय भी उसके साथ रॉयल्टी जैसा व्यवहार किया गया। और जल्द ही जिनवू को ले जाने वाली काली पालकी हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी। जब वह हवाई अड्डे के आसपास पहुंचा, तो जिनवू को यह एहसास होने लगा कि जापानी एसोसिएशन उसकी उपस्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखने के प्रति इतना सचेत क्यों है। क्योंकि वो चलती कार की खिड़की के बाहर लोगों की भीड़ देख सकता था, और उससे आगे और भी लोग थे। जिनवू पूरी तरह से अवाक हो गया और चुपचाप बाहर देखता रहा, जबकि एसोसिएशन कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से उत्साहित स्वर में उससे बात की। आज यहां एकत्र हुए सभी लोग आपके प्रस्थान से कम एक बार आपसे मिलना चाहते थे, हंटर महोदय। कोई यह तर्क भी नहीं दे सकता कि लोगों के इस समूह को जबरन संगठित किया गया था, क्योंकि इसकी संख्या बहुत अधिक थी। आज यहां कितने लोग आए हैं, ये सटीक राशि नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान 1 लाख से अधिक है, हंटर महोदय। इतने सारे? जिनवू को ले जाने वाला वाहन चुपचाप उस सड़क पर चलता रहा जिसे कसकर बंद कर दिया गया था। जब वे एक कोने में गए, तो वहां लोगों की उतनी ही बड़ी भीड़ थी, नहीं, शायद पहले से भी बड़ी, जिनवू की कार का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। सियोग हंटर महोदय, आप एक नायक हैं जिसने जापान को बचाया। जिनवू के दृष्टिकोण से उसने बस वही किया जो वह करने में सक्षम था। हालांकि उसने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था, नहीं, केवल वही ऐसा करने में सक्षम था। जापानी लोगों के पास टीवी प्रसारण, सोशल मीडिया या यहां तक कि अपनी आंखों से विशालकाय प्रकार के राक्षसों को देखने के बाद निराशा में कांपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
जापान में सामने आ रहे राष्ट्रीय स्तर के संकट में कोई भी मदद नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उन सभी ने एक स्वर में कहा कि देश अब बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर उनके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया से वह व्यक्ति जो संभवतः देश के अपने राष्ट्रपति से अधिक प्रसिद्ध हो सकता है, कोरियाई हंटर एसोसिएशन के नेता गोह गनहुई ने एक घोषणा की जो निराश जापानी लोगों के कानों तक पहुंच गई। ऐसा ही एक व्यक्ति है, एक शिकारी है जो जापान जाकर विशालकाय राक्षसों से छुटकारा पाना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे अनगिनत जापानी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली और अपना ध्यान अपने टीवी स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। ये शिकारी कौन है? रिपोर्टर द्वारा ये सवाल पूछे जाने के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई ने माइक्रोफोन के करीब अपने होंठ दबाए और अपना जवाब दिया। ये सेओंग जिन वू हंटर महोदय है। ये पहले से ही सर्वविदित तथ्य था कि जिन वू ने जेजू द्वीप पर कब्जा करने वाले सभी सेंट राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई के होठों से निकले सेओंग जिन वू के 3 शब्दों ने पूरे जापान में उथल पुथल मचा दी। जापानी लोगों के लिए जिन वू उनकी आशा की एकमात्र किरण थी। और एक हफ्ते बाद, जैसा कि उसने कोरिया से रवाना होने से पहले वादा किया था, जिन वू ने जापानी मुख्य भूमि से विशाल राक्षसों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और घर वापस आने के लिए सड़क पर कदम रखने वाला था। शायद यह अवश्यंभावी था कि अनगिनत जापानी उसे आखिरी बार देखने के लिए एकत्र हुए थे। एसोसिएशन के कर्मचारी ने समझाया कि यदि देश प्रभावित क्षेत्रों की सफाई की अव्यवस्था से नहीं गुजर रहा होता तो आज और भी अधिक लोग आते। फिर उन्होंने अंत में यह अंश जोड़ा, ईमानदारी से कहूं तो हमारे प्रधानमंत्री भी अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, सेओंग जिन वू हंटर महोदय। क्या हम थोड़ी देर के लिए उस छोटी सी बात के लिए आप पर दबाव डाल सकते हैं? एसोसिएशन कर्मचारी की अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। जिन वू आसानी से अनुमान लगा सकता है कि इस व्यक्ति पर उच्च अधिकारियों का कितना दबाव होगा। दुर्भाग्य से जो काम वो शुरू में नहीं करना चाहता था, उसे करने में अब भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिन वू ने उसी तरह उत्तर दिया जैसे उसने पहली बार पूछे जाने पर दिया था। मैं कोई अनावश्यक काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जिन वू का सीधा रवैया देखकर एसोसिएशन का कर्मचारी हंस पड़ा और समझ में अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूं। जैसे ही वे इधर उधर की छोटी मोटी बातें करते रहे, अंततः उन्हें ले जाने वाला वाहन हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। हमेशा की तरह जिन वू शांति से कार से बाहर निकला और फुटपाथ पर चला गया। लेकिन ठीक उसी क्षण हर जगह से आ रही जोशीली तालियों की गड़गड़ाहट से वह गदगद हो गया। जिन वू ने एकत्रित भीड़ को चारों ओर देखा। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था जो वे उससे कह रहे थे, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमकती रोशनी, उनकी आवाज और उनके हाव भाव ने उन्हें भाषा की बाधा को पूरी तरह से दूर करने में मदद की। उनकी अथाह कृतज्ञता और सम्मान हवा में प्रसारित हो गया और वह उन सभी को महसूस कर सकता था। अपनी छाया के भीतर से ये तमाशा देख रहे बेरू ने तुरंत उसे बातों में लगा लिया। ओह मेरे राजा, आपकी वफादार प्रजा आपके प्रति अपनी वास्तविक प्रशंसा और विस्मय व्यक्त कर रही है। हे मेरे राजा, शायद ये सबसे अच्छा होगा कि आप अपना हाथ हिलाएं और अपनी प्रजा को स्वीकार करें। अरे, मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस आदमी ने ये सब अजीब चीजें कहां से देखी और सीखी। जिन वू बेरू की सलाह को नजरअंदाज करने और पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन फिर वो अपने चीटी सैनिक से एक सवाल पूछने के लिए अपने ट्रैक में रुक गया। वैसे क्या अन्य चीटियां भी इसका आनंद लेती हैं जब आप, जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं? बेरू ने बड़े गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया। सच तो यह है कि अगर वो अभी छाया के बाहर खड़ा होता तो उसने निश्चित रूप से एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति भी बनाई होती। लेकिन बिल्कुल मेरे राजा, हालांकि इसकी उम्मीद की जानी थी। आखिरकार बेरू के पास एक ऐसा कौशल था जिसने चीटी सैनिकों का मनोबल केवल उसकी चीख से ही बढ़ा दिया। जिन वू ने सिर हिलाया। ये सभी लोग उसे छोड़ने आए थे, तो क्या उन्हें वापस स्वागत न करने का कोई कारण था जो कि एक चींटी भी कर सकती थी? जिन वू रुका और फिर से भीड़ की ओर मुड़ गया। वह झिझका और अजीब तरीके से अपना बायां हाथ उठाया, इससे पहले कि वह उसे देख रहे लोगों की ओर लहराता। तालियों की आवाजें और भी अधिक ऊर्जावान हो गईं और जल्द ही उनके साथ जोरदार जयकारे भी गूंजने लगे। तभी उसने देखा कि एसोसिएशन के जिस कर्मचारी ने उसका मार्गदर्शन करने का काम किया था वह भी जोर जोर से ताली बजा रहा था। उस आदमी की आंखों के किनारे भी भावनाओं से लाल हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हंटर महोदय, हम हर चीज के लिए आभारी हैं। इस बिंदु से एसोसिएशन कर्मचारी की नाक भी लाल हो गई थी और उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से अपनी आंखों के किनारों को पोंछते हुए जिन वू को संबोधित किया। चलो आगे बढ़ें, हंटर महोदय,
विमान को जल्द ही रवाना होना चाहिए। जिन वू ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया, फिर भी तालियों की आवाज बंद नहीं हुई। वे आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उसकी पीठ एकत्रित भीड़ की नजरों से ओझल हो गई। जिन वू को ले जाने वाला विमान 1 लाख से अधिक लोगों की रवानगी के बीच रवाना हुआ। अगले दिन एक प्रसिद्ध जापानी स्तंभकार ने ये शब्द लिखे और प्रकाशित किए। यदि उनके राष्ट्र के शीर्ष नेता को उसके नागरिकों के समर्थन के अलावा और कुछ नहीं चुना गया होता, तो उन्होंने उस दिन अपने पहले गैर देशी प्रधानमंत्री को निर्वाचित होते देखा होता। 5 विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारियों में से एक, क्रिस्टोफर रीड के स्वामित्व वाली भव्य हवेली में आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। कारण, आसपास से आ रही आवाजें। दुनिया द्वारा स्वीकार किए गए सबसे अच्छे शिकारियों में से एक के रूप में वह एक दिन के लिए भी सो नहीं पाएगा यदि वह हर छोटी छोटी आवाज को ध्यान में रखे जो वह सुन सकता है। और बिल्कुल यही था। वह नहीं उठा क्योंकि उसके चारों ओर बहुत शोर था। नहीं, ये बिल्कुल विपरीत था। यहां इतना सन्नाटा क्यों है? यदि उसने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया तो उसे सुनाई देने वाली सभी प्रकार की परिवेशीय आवाजें गायब हो गईं, जैसे कि वे सभी झूठ हो। शुरू से ही वह अपने बिस्तर से उठा और शयन कक्ष का दरवाजा खोला। वह कोई भाड़े के सहायकों की उपस्थिति का पता नहीं लगा सका, जिन्हें हवेली के विभिन्न स्थानों पर स्थित होना चाहिए था। मानो वह किसी परित्यक्त घर में प्रवेश कर गया हो। वहां हवा में बेहद खौफनाक और भयानक माहौल व्याप्त था। क्रिस्टोफर रीड खाली गलियारे को निःशब्द घूरता रहा, फिर मेज पर छोड़े गए शराब के गिलास को लेने के लिए आगे बढ़ा और वापस दरवाजे पर आ गया, और फिर उसने उसे गलियारे में फेंक दिया। शराब का गिलास उसके हाथ से छूट गया और फर्श से टकराकर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। हालांकि अभी भी कोई आवाज नहीं थी, एक भी नहीं। उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में एक जबरदस्त ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि जो नहीं हो सकता था वह हो चुका है। उसकी तीव्र इंद्रियां चेतावनी की घंटियां भेज रही थी। वे उसे चेतावनी दे रहे थे कि अब वह उस तरह के खतरे का सामना कर रहा है जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। उसकी अंतरात्मा ने उसे इसी वक्त एक निश्चित कार्रवाई करने की दृढ़ता से सलाह दी। वह तेजी से दरवाजे से दूर चला गया। वह ऊपर रखे अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए बेडसाइड ब्यूरो की ओर भागा, और उसी समय उसने उसकी एक दराज को झटके से खोला। भीतर मुड़ा तुड़ा कागज का एक टुकड़ा चुपचाप पड़ा हुआ था। ये शब्द उसकी सतह पर लिखे हुए थे। अगर आपको मदद चाहिए तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। कोरियाई हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई आपको उस आदमी से मिलाएंगे। हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक ने जाने से पहले उस नोट को प्रबंधक के पास छोड़ दिया। क्रिस्टोफर रीड को इस तथ्य के बारे में थोड़ी देर बाद पता चला और वह सीधे गुस्से में आ गया। वह नोट को तुरंत निपटाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मैडम सेलेना का चिंतित चेहरा किसी कारण से उसके दिमाग में घूमने के बाद वह ऐसा करने में खुद को नहीं ला सका। क्या मैडम ने वास्तव में भविष्यवाणी की थी कि ऐसा क्षण आएगा? इसका जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन अगर वह इसका पता लगाना चाहता है तो पहले उसे जीवित रहना होगा। क्रिस्टोफर रीड ने तुरंत नोट पलट दिया। पीछे एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई का फोन नंबर लिखा था। जाहिर है कोरियाई व्यक्ति अंग्रेजी में पारंगत था, इसलिए यहां भाषा अवरोध को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही क्रिस्टोफर रीड ने यह कॉल किया, उसे मिस्टर सियोंग से मदद मिलेगी। वो उस मूर्ख के जापान जाने के कुछ दिनों बाद उस कोरियाई शिकारी का मृत्युलेख पढ़ने के बारे में निश्चित था। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि लड़के ने खुद को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया था। हालांकि उस व्यक्ति द्वारा नियंत्रित बुलाए गए प्राणियों के करतब देखने के बाद क्रिस्टोफर रीड के विचारों में बहुत तेजी से बदलाव आया। मिस्टर सियोंग के पास जो कौशल था वह वास्तव में वास्तविक था। मैडम सेलेना ने उसे यह पहले ही बता दिया था। हंटर सियोंग जिनवू, यदि यह वह है तो वह आपकी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। चूंकि उसने ये शब्द कहे थे, इसलिए उनके पीछे कुछ तथ्य भी हो सकते हैं। क्रिस्टोफर रीड ने तुरंत नंबर डायल किया। नहीं, उसने कोशिश की। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसे अपने पीछे लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसकी उंगलियों को हिलना बंद करना पड़ा। अब मदद मांगने या किसी और को उसकी स्थिति के बारे में बताने में बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टोफर रीड ने फोन और नोट नीचे रख दिया और चुपचाप फिर से खड़ा हो गया। धीरे धीरे मुड़ने के बाद उसने जो पहला व्यक्ति देखा वह एक गोरा आदमी था जिसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। इस आदमी का एक हाथ तो उसकी जेब में भी छिपा हुआ था, जो अत्यंत इत्मीनान का प्रदर्शन था। रैंक एस हंटर के निवास पर आक्रमण करने वाले एक सामान्य व्यक्ति से ऐसा शांत व्यवहार पाना असंभव होगा, और इतना ही नहीं, एक हंटर जो पूरी दुनिया में उच्चतम स्तरों में से एक का दावा करता है। क्रिस्टोफर रीड ने पूछा, आप कौन हैं? उसकी आंखों के सामने गोरा और इसके पीछे दो और
कुल 3 घुसपैठिए थे। ये पहले से ही अज्ञात था कि क्या वो सामने वाले से लड़ने में सक्षम होगा, और सोचने के लिए समान क्षमता के 2 दुश्मन भी मौजूद थे। क्रिस्टोफर रीड के माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद टपक पड़ी, और जैसे ही यह बूंद उसकी भौं से होते हुए, उसकी कनपटी से होते हुए और उसके गाल से होते हुए उसके पीठ तक पहुंच गई, गोरे ने बोलना शुरू किया, यदि आप अपने संघर्षों के दौरान इन मनुष्यों को समायोजित करने का प्रयास करते रहेंगे, तो आप एक भी चीज नहीं बचा पाएंगे, हे ब्रिलियंट लाइट के टुकड़े। और इससे भी बुरी बात यह है कि उसकी आवाज सचमुच विचित्र लग रही थी, जैसे कि वह पहले इस दुनिया से संबंधित ही न हो। क्रिस्टोफर रीड की भौहें सचमुच ऊंची उठ गई। आप यहां क्या बकवास कह रहे हैं? सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने उत्तेजित क्रिस्टोफर रीड की प्रतिक्रिया देखी और अपनी उंगली उठाकर अपने होठों पर दबा ली। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। इस बार गोरे की धारा प्रवाह अंग्रेजी के कारण क्रिस्टोफर रीड की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। एक ऐसा प्राणी जो मनुष्य की भाषा और राक्षसों की भाषा दोनों को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से बोल सकता है। जहां तक क्रिस्टोफर रीड को पता था, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। फिर सुनहरे बालों वाले के होठों को छोड़ती हुई उंगली ने ऊपर आकाश की ओर इशारा किया। उधर ऊपर, मैं वहां आपसे जुड़े एक व्यक्ति से बात कर रहा था। निस्संदेह, क्रिस्टोफर रीड, ये गोरा आदमी जिस बारे में बात कर रहा था, उसका न तो कोई सुराग बता सका और न ही कोई पूंछ, लेकिन उसे एक बात का यकीन था। उसे यकीन था कि यह गोरा अभी उसे पूरी तरह से नीची दृष्टि से देख रहा था। क्रिस्टोफर रीड की क्रोधित आवाज जोरदार ढंग से बाहर तक गूंज उठी। क्या मैं आपको डेमन पुशोवर की तरह दिखता हूं? उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी और जल्द ही भयानक लपटें उसके पूरे शरीर पर भड़कने लगी। वास्तव में, जैसे जैसे उसका आकार लाल होता गया, उसका रंग लाल होता गया और उसका आकार भी बड़ा होता गया। उसके विस्तार से पकड़े गए सभी फर्नीचर को गिरा दिया गया और दूर धकेल दिया गया। क्रोधित लपटों के रूप में उसका नया रूप उसके पूरे शरीर पर छाया हुआ था। यह अग्नि के देवता का रूप था। अब आसानी से 4 मीटर लंबे प्राणी की आंखों से असली आग की लपटें निकल रही थी। कम से कम, मैं तुम में से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। क्रिस्टोफर रीड का मुक्का दीवार से टकराया और जोरदार विस्फोट हुआ। ग्लोरी के पीछे के 2 व्यक्ति विस्फोटित दीवार के मलबे से बचने के लिए एक तरफ हट गए और खुद को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। एक मनुष्य आध्यात्मिक शरीर को प्रकट कर सकता है। उन्होंने कुछ हद तक दिलचस्पी के साथ क्रिस्टोफर रीड की नई उपस्थिति को देखा। इस बीच क्रिस्टोफर रीड जिस फर्श पर खड़ा था वह उबलने और पिघलने लगा। मानवता पर आए अब तक की सबसे भीषण आपदा, कामिश रेड के बाद पहली बार उसने आज खुद को मरने के लिए तैयार किया। उसके चारों ओर लिपटी आग की लपटें और भी अधिक तीव्र हो गईं, मानो वे विस्फोट करने वाली हों और उसके आसपास की हर चीज को निगलने लगी। और जब आसपास का इलाका उसकी भीषण लपटों में बह रहा था, वह विनाश के इस तूफान के बीच में खड़ा हो गया और इतनी जोर से दहाड़ने लगा कि धरती हिल गई। चैप्टर 183। विमान में चढ़ने के बाद आपकी बगल वाली सीट पर किसी परिचित चेहरे को पाए जाने की क्या संभावनाएं थी? जिन वू को परिचारिका द्वारा प्रथम श्रेणी केबिन में निर्देशित किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सीट ले पाता, वह अपने अस्थायी पड़ोसी को घूरता रहा। फिर वह काफी हताश स्वर में बोला, मुझे आशा है कि आप इसके लिए संयोग को दोष नहीं देंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हाँ, यह थोड़ा खिंचाव जैसा लगता है। एक नीली आंखों वाले विदेशी को इतनी धारा प्रवाह कोरियाई बातें सुनना अभी भी जिन वू के लिए एक असंगत अनुभव बना हुआ है। जब वह अपनी सीट पर बैठ गया तो उसने उस आदमी से अपनी नजरें नहीं हटाई। हम फिर मिलेंगे, मिस्टर एडम व्हाइट। सियोंग जिन वू हंटर महोदय, आपसे दोबारा बात करना सम्मान की बात है। अमेरिका के हंटर ब्यूरो के वरिष्ठ एजेंट एडम व्हाइट के चेहरे पर अभी भी वही मिलनसार मुस्कान थी जब वह अपना सिर झुकाए हुए था, ठीक वैसे ही जैसे वे पहली बार मिले थे। जिन वू ने प्रथम श्रेणी केबिन के बाकी हिस्सों को स्कैन किया। वह सोच रहा था कि प्रथम श्रेणी के केबिन में 2 बहुत मजबूत शिकारी क्यों मौजूद थे, लेकिन अब वह अनुमान लगा सकता था और कह सकता था कि वे भी हंटर ब्यूरो से संबद्ध थे। काले बिजनेस सूट पहने 2 लोगों ने जिन वू की बहती निगाहों पर नजर डाली और चुपचाप उसके अभिवादन के रूप में अपना सिर हिलाया। हालांकि यहां बात यह थी, जिसमें एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीजन के लोगों के साथ साथ ये दोनों भी शामिल थे, किसी चीज के ये एजेंट या बल्कि सभी काले बिजनेस सूट पहनकर क्यों घूमते थे जैसे कि यह उनकी वर्दी थी? क्या वे ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे कि वे किसी संगठन के एजेंट थे? जिन वू ने उन 2 व्यक्तियों का अध्ययन किया जिनके दिमाग में ऐसे अनावश्यक विचार घूम रहे थे। हालांकि इस बीच एडम व्हाइट प्रशंसा की सांस ले रहा था।
हम केवल एक बार संक्षिप्त रूप से मिले हैं, फिर भी आपको मेरा नाम अभी भी याद है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारी पहली मुलाकात इतनी यादगार थी कि याद नहीं रहेगी। मैं उस दिन की घटनाओं के लिए माफी मांगना चाहूंगा। हमने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि कोई हंटर मैडम सेलनर की क्षमताओं तक नहीं पहुंच पाएगा। जिन वू ने हल्के से अपना हाथ हिलाया, क्योंकि जहां तक क्षमायाचना का सवाल है, उसने स्वयं उपनिदेशक से तब तक खूब बातें सुनी जब तक कि वे उसी दिन लगभग तंग न आ गए। उसका उस विषय को दोबारा उठाने का मन नहीं हुआ। हालांकि वह अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि हंटर ब्यूरो के एजेंट, जिन्होंने साफ साफ तौर पर उसे फंसाने से इनकार कर दिया था, इस तरह उसके सामने क्यों आ गए। मुझे लगा कि हमारी बातचीत पूरी तरह टूट गई है। जिन वो की आवाज धीमी हो गई। यही वह क्षण था जब एडम वाइट के चेहरे से मिलनसार मुस्कान गायब हो गई। हम जानते हैं कि बिना पूर्व सूचना के आपको इस तरह ढूंढना काफी अशिष्टता है, लेकिन एक जरूरी स्थिति पैदा हो गई थी और हमारे पास आपसे संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिन वो को अचानक पूर्वी अमेरिका में कहीं दिखाई देने वाले रैनकेसगेट की खबर याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी उस रैनकेसगेट को संभालने में असफल रहे? नहीं, अगर यह रैनकेसगेट के बारे में नहीं था तो और क्या समस्या हो सकती थी? क्या यह मामला किसी तरह से दिग्गजों के राजा की हत्या से संबंधित हो सकता है? जब जिन वू ने अपनी स्पष्ट रुचि प्रदर्शित की तो एडम वाइट ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और एक नोटबुक पीसी निकाला। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप सामने आए और उसमें काले धुएं का गहरा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कहीं बड़े पैमाने पर जंगल में आग लग गई हो। एडम ने लैपटॉप जिन वू को सौंप दिया ताकि वह क्लिप देख सके। वह देख सकता था कि अग्निशामक आग की लपटों पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से तेज होती जा रही थी। उन लपटों में निश्चित रूप से जादुई ऊर्जा थी। इस आग का क्या कारण है? हम इसे बाहर नहीं रख सकते। वे सामान्य ज्वाला नहीं हो सकती। यदि तुम आग की लपटों से झुलस जाओगे तो तुम कोयले में बदल जाओगे। अग्निशामक कर्मी स्पष्ट रूप से घबराई हुई स्थिति में थे। ऐसा लग रहा था कि वे हर तरह के तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन भीषण आग के कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। नहीं, ये वास्तव में केवल मजबूत हो रहा था और इसके बजाय धीरे धीरे उन्हें बॉक्स में डालना शुरू कर दिया। एक झुलसा हुआ पेड़ गिर गया, इस प्रक्रिया में दूसरे पेड़ से टकराया और आग की लपटें फैल गईं। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी जिसने अंतहीन नरक को जन्म दिया। उभरती हुई लपटें क्रोधित ज्वार की लहर की तरह आगे की ओर बढ़ी। यह तब सही था। ठीक समय पर एक हेलीकॉप्टर आया और कई जादूगर प्रकार के शिकारी वाहन से उतरे और वे आग की लपटों पर पानी जैसा जादू डालने लगे। दर्जनों बार जलते हुए जंगल में जादुई पानी की बौछार पड़ने के बाद धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया। जिन वू ने वीडियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ये सभी लोग उच्च श्रेणी के शिकारी हैं। इस्तेमाल किए गए जादुई मंत्रों की ताकत को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे निश्चित रूप से शीर्ष क्रम के शिकारी थे। कई शीर्ष रैंक के शिकारियों को अपनी सेनाएं एक साथ मिलाने के बाद ही आग की लपटों पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। इस तथ्य ने पुष्टि की कि आग का कारण भी एक शिकारी ही था। हम बच गए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद हंटर। अग्निशामकों ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे उस आग को बुझा दिया जिसकी अधिकांश शक्ति नष्ट हो गई थी। यदि शिकारी एक सेकंड भी देर से पहुंचे होते तो उस स्थान पर एक महंगी मानवीय त्रासदी घटित हो सकती थी। हमने ये कर लिया है। हमने आग बुझा दी है। वीडियो क्लिप खत्म होने वाली थी। यह देखकर कि वीडियो की अवधि में ज्यादा समय नहीं बचा है, जिन वो को यह अजीब लगा और उसे पूछना पड़ा, आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? निश्चित रूप से ये देखने का एक दिलचस्प अनुभव था, लेकिन अमेरिका में कुछ जंगल की आग के कारण लोग उसे देखने आ रहे थे, इससे उसे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। एडम वाइट आगे बढ़ा और क्लिप के आखिरी हिस्से तक आगे बढ़ गया। यहाँ कृपया अंत देखें। वीडियो शूट करने वाला व्यक्ति अभी भी उठ रहे घने काले धुएं को पार कर गया और झुलसे हुए जंगल में तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि फुटेज में नरक की उत्पत्ति को कैद नहीं किया जा सका। चीजों के बह जाने के दायरे को देखते हुए वहां एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट हुआ होगा, और उस त्रिज्या के केंद्र में वहां एक ही लाश औंधे मुंह पड़ी थी। यह पुष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि पीड़ित अभी भी जीवित था या नहीं। उसकी छाती में एक चौड़ा छेद था और ठीक वही जगह होनी चाहिए थी जहां उसका दिल हुआ करता था। इस आदमी द्वारा लगाई गई आग को बुझाने के लिए 1800 से अधिक अग्निशामकों और 14 मैच प्रकार के शिकारियों को जुटाना पड़ा। इतना ही नहीं, वे सभी शीर्ष क्रम के शिकारी भी थे।
14 उच्च श्रेणी के शिकारियों को चारों ओर लगी आग को बुझाने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा, क्योंकि आग को सक्रिय करने वाला पहले ही मर चुका था। केवल उसी से जिनवू जमीन पर औंधे मुंह पड़ी लाश की पहचान का शिक्षित अनुमान लगाने में सक्षम था। हो सकता है क्या वह? जैसे ही जिनवू ने उसकी ओर देखा, एडम वाइट ने उदास भाव से उत्तर दिया, जैसा मैंने सोचा था, आपने उसे पहचान लिया है। दरअसल ये क्रिस्टोफर रीड हंटर था। पहले से अनिश्चित जिनवू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। एक विशेष प्राधिकरण शिकारी, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक था, कि किसी और ने हत्या कर दी थी। हम भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी हत्या जरूर हुई थी। वीडियो प्लेबैक के ठीक अंत में अग्निशामकों में से एक ने क्रिस्टोफर रीड के शरीर को उसकी पीठ पर उलट दिया। इससे लाश की स्थिति को और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। सिर्फ उसके सीने में ही छेद नहीं, उसके पूरे शरीर पर भी कई भयानक घाव लगे थे। वे निश्चित रूप से एक गहन युद्ध के निशान थे। एडम वाइट ने अपनी भीतरी जेब से कई तस्वीरें निकाली और बोला, ये उस व्यक्ति की तस्वीरें हैं जिस पर हमें हंटर बयूरो में इस मामले में अपराधी होने का पूरा संदेह है। जिस तरह से एडम वाइट ने अपनी बात कही, उससे जिनवू केवल भ्रमित महसूस कर रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी पुरुष या महिला के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि वह किसी इंसान के बारे में नहीं बल्कि एक वस्तु के बारे में बात कर रहा था। हालांकि जल्द ही कोरियाई की नजर तस्वीरों पर झुक गई। उसे नजदीक से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिनवू बस अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपनी उंगली से इशारा किया, और इससे एडम वाइट भी अपनी सीट से स्वचालित रूप से उठ गया। एडम वाइट की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। जिनवू ने अमेरिकी एजेंट को करीब खींचने के लिए अपने शासक के अधिकार का इस्तेमाल किया और एजेंट का कॉलर पकड़ लिया। अब जब वे अपनी नाकों को छूने के लिए काफी करीब आ गए थे, जिनवू ने पहले की तुलना में कुछ सब तक धीमी आवाज में बात की। अगर यह किसी प्रकार की चाल खेलने का आपका तरीका है, आप सभी यहां से जीवित नहीं निकलेंगे। वह यहां कोई खाली धमकी भी नहीं दे रहा था। जिनवू की ठंडी आंखें किसी जंगली खूंखार जानवर की तरह चमक रही थी, क्योंकि उसने वास्तव में जानलेवा इरादे का उत्सर्जन किया था। एडम वाइट, हालांकि उसके कॉलर कसकर पकड़े हुए था, फिर भी चिल्लाने में कामयाब रहा। नहीं, ऐसा मत करो। बेशक वह जिनवू पर चिल्ला नहीं रहा था। उसकी हताशापूर्ण अनुनय विनय ठीक समय पर जिनवू पर उतरने वाले 2 उच्च रैंकिंग शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में कामयाब रही। आग में तेल डालने जैसी गतिविधियों को सफलतापूर्वक रोकने के बाद एडम वाइट ने फिर जिनवू से विनती की। फोटो में वह व्यक्ति कालकोठरी से बाहर आया था। संभवतः वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप जानते हैं। एक कालकोठरी। एडम वाइट के कॉलर पर जिनवू की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। अब थोड़ा आसानी से सांस लेने में सक्षम होने के कारण अमेरिकी ने जल्दी से और स्पष्टीकरण जोड़ा। उस आदमी की जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन राक्षसों से मेल खाता था, और उसने अचानक हमारे रैंक एस हंटर पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जिनवू की निगाहें उन तस्वीरों पर टिक गईं जो एडम वाइट के हाथों से गिर गईं। सीसीटीवी कैमरे में जिस व्यक्ति की तस्वीर ली जा रही है, जिनवू के पिता के अलावा कोई नहीं। मेरे पिता कालकोठरी से बाहर आए और अन्य शिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही जिनवू भ्रम में पड़ने लगा, एडम वाइट ने तुरंत खुद को स्पष्ट कर दिया। क्या आपको अभी भी वह दुर्घटना याद है जो कुछ महीने पहले हंटर बयूरो के मुख्यालय में हुई थी? वह विस्फोट। जिनवू कैसे भूल सकता है? आखिरकार उस घटना ने दुनिया भर में काफी हंगामा मचाया। सभी प्रकार की बेतुकी साजिश के सिद्धांत फैलाए गए, जैसे विस्फोट एक गुप्त प्रयोग के गलत होने का परिणाम था, एक उच्च श्रेणी के शिकारी का आपे से बाहर भागना, या यहां तक कि 2 रैंक एस जागृत का एक दूसरे से लड़ना आदि। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह मेरे पिता की करतूत थी? एडम वाइट ने सिर हिलाया। उन्होंने हमारे एक शिकारी को मार गिराया और हवा में गायब हो गए। हंटर बयूरो में हम गुप्त रूप से उनका पीछा करते रहे, लेकिन मानो वह इस दुनिया से गायब हो गए हों, हमें उनका कोई निशान नहीं मिला। जिनवू ने बिना कुछ कहे एडम वाइट का स्पष्टीकरण सुना। मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, हंटर महोदय। हालांकि वह व्यक्ति इस विशेष अपराध के लिए प्रोफाइल में सबसे उपयुक्त बैठता है। एक के लिए उसके पास दूसरे हंटर पर हमला करने की प्राथमिकता थी। वह इतना मजबूत था कि आसानी से एक रैंक एस जागृत को पार कर सकता था, और अंत में उसका ठिकाना एक पूर्ण रहस्य था। हंटर बयूरो द्वारा सियोग इल हवान होने का दावा करने वाले को मुख्य संदिग्धों में से एक के रूप में नामित करना बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। हालांकि भले ही उसने एडम वाइट द्वारा कही गई बात को 100% सत्य माना हो।
जिन वो की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। मुझे वे तस्वीरें दिखाने का आपका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन के दौरान, जहां दुनिया के प्रमुख गिल्ड के प्रतिनिधि एक स्थान पर एकत्रित होंगे, हंटर ब्यूरो के उच्च अधिकारी उस व्यक्ति की तस्वीरें वितरित करने की योजना बना रहे हैं। मतलब वे अब जांच को गुप्त नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये भी था कि अमेरिकी सरकार विशेष प्राधिकरण रैंक हंटर नामक एक अमूल्य संपत्ति के नुकसान से वास्तव में क्रोधित हो गई थी और वे जिम्मेदार पार्टी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए अपने पास मौजूद हर संसाधन को पूरी तरह से जुटाएंगे। उस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन से बेहतर कोई समय नहीं होगा। एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर की हत्या जाहिर है, एकत्रित गिल्ड इस विषय पर अतिरिक्त ध्यान देंगे और हंटर ब्यूरो की घोषणा निश्चित रूप से उनकी रुचि को बढ़ाएगी। हंटर ब्यूरो में हम सेओंग जिन वू हंटर महोदय आपके साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो आप सार्वजनिक घोषणा होने से पहले मुझे सूचित करने आए थे, क्या ऐसा है? एडम व्हाइट कुछ कठिनाई के साथ अपने अभी भी प्रतिबंधित सिर को ऊपर और नीचे हिलाने में कामयाब रहा। मैं यदि आप सभा में केवल अपने पिता की छवियों के सामने आने के लिए जाते हैं, तो आप निस्संदेह इससे चौंक जाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे। क्या आप सहमत नहीं होंगे? भले ही यह अज्ञात था कि क्या वह वस्तु वास्तव में उसके पिता की कालकोठरी से लौट रही थी या नकली जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती थी। एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर की मृत्यु से खुद को सेओंग इल हवान कहने वाले प्राणी के अस्तित्व तक, और अंत में यहां तक कि वारंट के बारे में भी। ये हंटर ब्यूरो के विचार दिखाने के तरीके थे। जैसा कि उसने जिन वू का मूल्यांकन किया था, उसकी क्षमताएं बहुत ऊंची थी और वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था। जिन वू की चुप्पी जारी रही। एडम व्हाइट की याचना भरी आंखों और आवाज से उसे सच्चाई का एहसास हो गया। वह मैत्रीपूर्ण इरादों से उत्पन्न भावना से आया था। जिन वो सोच रहा था कि जब भी उसे यहां शत्रुता का एक मिनट का भी एहसास होगा तो वे पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इस बात के फोटोग्राफिक सबूत थे कि उसके पिता अमेरिकी नागरिकता वाले कोरियाई शिकारी हवांग डोंग-सू की गर्दन पर कदम रख रहे थे। वह हंटर ब्यूरो के इस दावे का खंडन करने में असमर्थ था कि इन तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति बिल्कुल भी इंसान नहीं हो सकता। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प क्यों नहीं था। तभी जिन वू ने उसका कॉलर छोड़ा। लाल चेहरे वाला एडम व्हाइट खांसने लगा और जोर से घरघराहट के साथ बगल की ओर चला गया। इस बीच जिन वू ने फर्श से तस्वीरें उठाई। भले ही वह कितना भी सख्त क्यों न दिखता हो, इन तस्वीरों में जो व्यक्ति था वह निश्चित रूप से उसके पिता थे। जैसे ही उसने गहराई से देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लगभग उसी समय पीए सिस्टम से पायलटों की घोषणा सामने आई। देवियों और सज्जनों, विमान शीघ्र ही उतरेगा। भले ही इसके प्रथम श्रेणी केबिन में हंगामा मच गया, फिर भी विमान बिना किसी और घटना के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने में कामयाब रहा। गायब कौशल का उपयोग करके जिन वू वहां उसका इंतजार कर रहे सभी पत्रकारों की नजरों से बच गया। भागने के बाद उसने सबसे पहला काम यू जिन हो को फोन करना किया। बड़े भाई, आप देश में वापस आ गए। शायद इसलिए क्योंकि उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यू जिन हो की आवाज पहले से भी अधिक खुश लग रही थी क्योंकि उसने अपने जिन वू का स्वागत किया था। हालांकि जिन वू अभी मुस्कुराने के मूड में नहीं था। आखिरकार ऐसा लगता है कि मुझे अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा करनी होगी। क्षमा करें, क्या आप उस अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हें जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बड़े भाई? स्थिति बदल गई है। उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसे और जानने की जरूरत थी। उसे किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता थी ताकि वह ये निर्धारित कर सके कि वह व्यक्ति वास्तव में उसके पिता थे या कुछ और। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके पास इस अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो क्या आप मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं? जब उसने पूछा तो उसे बेझिझक जवाब मिला। उस स्थिति में मैं तुरंत 2 रिटर्न टिकट बुक करूंगा, बड़े भाई। जिन वो के विमान से चले जाने के बाद भी एडम व्हाइट ज्यादा देर तक दोबारा खड़ा नहीं हो सका। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसके साथ चल रहे शिकारियों ने तुरंत पूछा, क्या आप ठीक हो? हाँ, कमोबेश, बस मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ। एडम व्हाइट को ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हो। शिकारियों ने उसे फिर से सीधा खड़ा होने में मदद की। क्योंकि उसका प्रमुख विषय आपराधिक मनोविज्ञान था, इसलिए उसे अब तक काफी भयानक इंसानों से पूछताछ करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी यह उसका पहली बार होगा जब वह किसी अन्य व्यक्ति से इस हद तक भयभीत होगा।
उसे अभी भी हंटर सेओंग जिनवू की शांत लेकिन ठंडी आंखें याद आ रही थी जो उसकी गर्दन के चारों ओर फंदे की तरह कस रही थी। एडम वाइट अच्छी तरह से जानता था कि कोरियाई उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वापस नहीं आएगा, फिर भी उन आंखों को याद करते ही उसे लगा कि उसकी आंतें सख्त हो गई हैं। फोटो के पहले और बाद की हंटर सेओंग जिनवू पूरी तरह से दो अलग अलग लोगों की तरह था। एक इंसान इतना भी स्विच कर सकता है। हालांकि वास्तव में चौंकाने वाली बात कुछ और थी। एडम वाइट ने हंटर्स से पुष्टि के लिए पूछा, मुझे आप दोनों से पुष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मेरे लिए बहुत जल्दी हुआ। अभी क्या हंटर सेओंग जिनवू ने मुझे बिना छुए किसी तरह हिलाया नहीं, ठीक है। दो उच्च श्रेणी के शिकारियों जो उत्कृष्ट दृष्टि के मामले में किसी से पीछे नहीं हटते थे, ने एडम वाइट के प्रश्न के उत्तर में अपना सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा। अमेरिकी एजेंट अब ठीक से घबरा रहा था। उसने निश्चित रूप से इसे गलत ढंग से नहीं देखा था। वह कोरियाई आदमी साइकोकिनेसिस का उपयोग कर सकता था। अब तक उसकी धारणा थी कि साइकोकाइनेसिस एक विशेष क्षमता थी जो केवल विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारियों के लिए उपलब्ध थी। हालांकि हंटर सेओंग ने बिना पलक झपकाए इसका इस्तेमाल किया था। एडम वाइट को महसूस हुआ कि उसकी पूरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सेओंग जिनवू 5 विशेष प्राधिकरण रैंक हंटर्स के बाहर साइकोकाइनेसिस कौशल रखने वाला पहला व्यक्ति था। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। उसके कांपते हाथ ने उसका फोन उठाया। उपनिदेशक द्वारा कॉल का उत्तर देने से पहले रिंगटोन थोड़ी देर के लिए बजती रही। एडम वाइट ने उसकी कांपती आवाज को शांत करने की पूरी कोशिश की। उपनिदेशक, मैंने अभी छठा खोजा है। चैप्टर 184. अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने सम्मेलन में आमंत्रित गिल्डों की सूची जारी की। सिसेरियो गिल्ड, अल्रॉन डियाज मैक्सिको। आहजिंग गिल्ड, सियोल जिनवू दक्षिण कोरिया। इरा एटविटे गिल्ड, फैबियो गाको इटली। अंतरराष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जहां बड़े पैमाने पर हंटर समुदाय के वर्तमान रुझानों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए अपने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले गिल्ड को आमंत्रित किया गया था और आहजिंग गिल्ड को दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। सम्मेलन में इसकी भागीदारी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जन मीडिया दोनों के लिए बातचीत का गर्म विषय बन गई। बात यह थी कि जिनवू उस गिल्ड के साथ साथ उसके मास्टर से संबद्ध एकमात्र उच्च रैंकिंग हंटर था। यह निमंत्रण अमेरिकी हंटर ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने से अलग नहीं था कि यह अकेला हंटर किसी भी तरह से दुनिया के सबसे अच्छे गिल्डों में से किसी से कमतर नहीं था। वे गिल्ड जिनके लिए अनगिनत उच्च रैंक वाले शिकारी काम करते थे। हालांकि नहीं, शायद आश्चर्य की बात नहीं, एक भी व्यक्ति ने असंतोष की आवाज नहीं उठाई, क्योंकि क्या वास्तव में इस बात पर चर्चा करने की जरूरत थी कि वह अकेला हंटर इस मामले में योग्य था या नहीं। जिनवू के पास पहले से ही दक्षिण कोरिया और जापान में अपने अपने देशों को घुटनों पर लाने के स्तर पर 2 बड़े संकटों को हल करने का रिकॉर्ड था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह भी अकेले ही। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब किसी ने भी आहजिंग गिल्ड की क्षमताओं, या अधिक सटीक रूप से गिल्ड के मूल जिनवू और उसकी क्षमताओं को खारिज नहीं किया। नहीं, इससे भी अधिक, दुनिया भर में बहुत से लोग एक बिल्कुल नए सुपर शक्तिशाली हंटर की सभा में भाग लेने की संभावना से उत्साहित हो रहे थे, जहां दुनिया भर में बिखरे हुए सबसे मजबूत जागृत व्यक्ति एक मंच पर खड़े होंगे। जब भी अंतर्राष्ट्रीय जन मीडिया ने जापानी कालकोठरी तोड़ने की घटना के बारे में बात की, उसने उसी सांस में आहजिंग गिल्ड की अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन में भाग लेने की योजना का भी उल्लेख किया, जैसे कि यह सबसे स्पष्ट बात थी। दक्षिण कोरिया कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन में स्थानीय रुचि बढ़ी, टीवी स्टेशनों में से एक ने हंटर्स गिल्ड के मास्टर चोई जोंग इन से एक साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। वह जानता था कि स्टेशन जिनवू से एक के लिए नहीं पूछ सकता था और उसने विकल्प के रूप में उसकी तलाश की थी, लेकिन फिर भी उसने तुरंत हाँ कह दिया। और इसलिए देश भर में सीधे प्रसारित किए जा रहे साक्षात्कार में शाम 8 बजे का समय तय किया गया, जिसे वाटरशेड से ठीक पहले सबसे महत्वपूर्ण घंटे के रूप में देखा जाता है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चोई जोंग इन है और मैं हंटर्स गिल्ड का प्रभारी व्यक्ति हूँ। उसके सुंदर चेहरे और आकर्षक मुस्कान ने प्रसारण देख रही कई महिलाओं के दिलों को झकझोर देना सुनिश्चित कर दिया। वर्तमान में टीवी स्टेशन की वेबसाइट का टिप्पणी अनुभाग घर पर महिला दर्शकों की शिकायतों से भरा हुआ था। उन सभी ने कहा कि इसके बजाय हंटर्स गिल्ड को सम्मेलन के लिए निमंत्रण मिलना चाहिए था। आने के लिए धन्यवाद, चेयरमैन चोई। महिला साक्षात्कारकर्ता ने अभिवादन के रूप में अपना सिर नीचे झुकाया और तैयार प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। आहजिंग गिल्ड से संबंधित समाचार ने देश भर के कई लोगों की काफी दिलचस्पी को आकर्षित किया है।
लेकिन इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? चोई जोंग इन ने अपना उत्तर देने से पहले 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। मेरा मानना है कि अमेरिकी हंटर ब्यूरो ने सही चुनाव किया है। ऐसा नहीं है कि आप इसका कारण समझते हैं, बल्कि आप मानते हैं कि यह सही विकल्प था। हाँ, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यही मामला है। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन गिल्ड मूल रूप से एक वन मैन शो है। आइए यह न भूलें कि वह वन मैन शो वर्तमान में हंटर सेओंग जिनवू के अलावा और कोई नहीं चला रहा है। चोई जोंग इन ने अपने चेहरे पर एक मिलनसार मुस्कान के साथ उत्तर दिया और साक्षात्कारकर्ता भी मुस्कुराने लगा। हालांकि इससे पहले कि उसकी मुस्कान खत्म होती, चोई जोंग इन सहजता से आगे बढ़ता रहा। यदि आप गिल्ड स्टाफ सदस्यों को ऐसे कर्मियों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें युद्ध की स्थिति में संगठित किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि हंटर सेओंग जिनवू के पास पहले से ही सैकड़ों गिल्ड स्टाफ सदस्य हैं। क्या आप सेओंग जिनवू हंटर महोदय के संबंध की बात कर रहे हैं? यह सही है। मेरा मानना है कि जिनकी समग्र युद्ध क्षमता किसी से भी कम नहीं होगी, भले ही इसकी तुलना दुनिया भर के कुछ सबसे अच्छे गिल्ड से की जाए, सिर्फ सेओंग जिनवू हंटर महोदय के कारण। हाँ, उसकी वजह से। चोई जोंग इन के दृढ़ अटल उत्तर के कारण स्टूडियो में दर्शकों के बीच हल्की फुल्की बड़बड़ाहट शुरू हो गई, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार में शांत रहा। उसने जिनवू के कर्तव्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा था, इसलिए वह इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। अब भी उसकी भावनाएं नहीं बदली थी। जब भी वह जिनवू को चींटी राक्षसों की उस घेराबंदी में रास्ता बनाने की याद दिलाता, तो चोई जोंग इन की गर्दन पर पीछे के सभी बाल खड़े हो जाते और रोंगटे खड़े हो जाते और उसके पूरे शरीर पर तेजी से छा जाते। वहां कौन विश्वास करेगा कि अतीत में वह रैंकी हंटर हुआ करता था। चोई जोंग इन पीछे नहीं हटा और उसने अपने गिल्ड और जिन गिल्ड के बीच ताकत के अंतर को स्वीकार किया, और इससे टीवी स्टूडियो का माहौल पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया। चोई जोंग इन की प्रतिक्रिया का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पहले साक्षात्कारकर्ता संतुष्टि से मुस्कुराया। फिर भी हंटर्स गिल्ड इस स्थिति से बहुत खुश नहीं हो सकता। आखिरकार यह आपका गिल्ड ही था जो पिछले कई वर्षों से सम्मेलन में भाग ले रहा था। हाँ, यह वास्तव में थोड़ा दुखदाई है कि इस साल हमारी सपनों की अमेरिकी यात्रा रद्द करनी पड़ी। मेरा मतलब है, हम सभी ने अपने पासपोर्ट नवीनीकृत कर लिए हैं और मेल में निमंत्रण आने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए। चोई जोंग इन ने अच्छे दिल से मजाक किया और इससे दर्शकों की हंसी फूट पड़ी। हालांकि मुझे जो गर्व महसूस होता है वह आसानी से मेरे पेट के किसी भी दर्द पर हावी हो जाता है। चोई जोंग इन की मुस्कान जो लगातार उसके चेहरे पर बनी रहती थी, उसकी जगह अचानक कुछ अधिक गंभीर मुस्कान आ गई। दर्शकों की हंसी धीरे धीरे खत्म हो गई। इस बीच साक्षात्कारकर्ता की आंखों की रोशनी भी तेज हो गई। अब से बोले गए शब्द इस साक्षात्कार का मुख्य विषय होंगे। ऐसा माहौल चोई जोंग इन द्वारा अभिव्यक्त की जा रही अभिव्यक्ति से उत्पन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से दर्शकों की निगाहें उसके होठों की ओर निर्देशित थी। चोई जोंग इन अक्सर टीवी शो में दिखाई देता था और जानता था कि भीड़ के साथ कैसे खेलना है। उसने अपना मुंह खोलने से पहले सभी को उत्साहित करने के लिए कुछ रहस्य बनाए। कृपया इसके बारे में सोचें। भले ही मेरी शक्तियां इतने अच्छे राक्षसों से निपटने के लिए हमारे सामने न आए, अब हमारे पास एक हंटर है जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। उसके दिल की गहराइयों से बोले गए शब्दों में एक निश्चित वजन होता था जिसे कोई भी साधारण वर्णन पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति की राय का बोझ स्टूडियो पर पड़ा, जिसके कारण साक्षात्कारकर्ता और दर्शक भूल गए कि वे क्या कहना चाहते थे और बस चोई जोंग इन को देखते रहे। जैसे ही एक समय शोर शराबे वाले फिल्मांकन स्थल पर सन्नाटा छा गया, वह चुपचाप बोला, पूरी ईमानदारी से, मेरे गिल्ड के सदस्य और मैं अन्य गिल्ड से जुड़े अनगिनत अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करते हुए हंटर से उनकी सहायता के लिए आने के कारण जीवित रहने में कामयाब रहे। चोई जोंग इन ने दर्शकों का निरीक्षण किया। वह इस प्रभाव को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी माहौल किसी तरह काफी उदास हो गया था। मूड को खुशनुमा बनाने के लिए उसने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बनाई और जो कहना चाहता था उसे पूरा कर दिया। मुझे वास्तव में इस तथ्य पर गर्व है कि हंटर सेओंग को दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। जब उसने ऐसा किया तो दर्शकों के बीच से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चोई जोंग इन ने सफलतापूर्वक साक्षात्कार समाप्त किया और टीवी स्टेशन छोड़ने ही वाला था कि उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। उसने गिल्ड में अपने सलाहकार मैनेजर जो म्योकी का नंबर ढूंढने के लिए अपना वाइब्रेटिंग फोन उठाया। नमस्कार, मैं चोई जोंग इन हूं। सर, हमें गेट के लिए छापेमारी की अनुमति मिल गई है जो आज सुबह सुसेओ डोंग के उपनगर में दिखाई दिया।
ये रैंक ए है, लेकिन वास्तविक माप मूल्य स्पष्ट रूप से उतना अधिक नहीं है, सर। वो अच्छी खबर है। चोई जोंग इन ने उस अच्छी खबर को सुनने के बाद अपना सिर थोड़ा झुकाने से पहले मुस्कुरा दिया। वैसे क्या आह जिन गिल्ड ने छापे की अनुमति के लिए दोबारा आवेदन नहीं किया? जी श्रीमान, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो हाल ही में उनकी ओर से यह बेहद शांत रहा है। हंटर सेओंग जिन वू को जापान से लौटे 4 दिन हो चुके थे और उस दौरान 4 उच्च रैंकिंग वाले गेट खुल गए थे। मूलतः ये प्रतिदिन एक ही दर से था। उच्च रैंक वाले गेट्स उत्पन्न होने की दर काफी तेजी से बढ़ी थी। फिर भी आह जिन गिल्ड या अधिक विशेष रूप से आह जिन गिल्ड की संपूर्णता हंटर सेओंग जिन वू ने मूवमेंट के कोई संकेत नहीं दिखाए थे, बिल्कुल भी। लेकिन खैर, राजधानी में स्थित प्रमुख गिल्ड इन घटनाओं के कारण दिन ब दिन उत्सव की स्थिति में थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि राक्षसों का विनाशक, कालकोठरी को नष्ट करने वाला देवता, जो जब भी कोई नया द्वार प्रकट होता था तो पागलों की तरह दौड़ पड़ता था ताकि वह भीतर के सभी राक्षसों को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सके, पिछले कुछ दिनों से खुद को प्रकट नहीं किया था। हालांकि जब भी सेओंग जिन वू गेट के स्थान पर नहीं होता था तो चोई जोंग इनको एक अजीब सी कलह महसूस होती थी और इससे वह थोड़ा चिंतित महसूस करता था। मैं व्हाइट टाइगर के बेक यून हो या इमताएग यू से अलग हूं। यदि आपको किसी और चीज की परवाह नहीं है और आप बस एक पेड़ से अचानक गिरे हुए सेब के बारे में खुश महसूस करते हैं, तो क्या चीज आपको एक साधारण दिमाग वाले बंदर से अलग बनाती है? कुछ लोग मुफ्त सेब की संभावना से लार टपकाना शुरू कर देंगे, जबकि कुछ अन्य लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में सोचने लगेंगे। चोई जोंग इन ने सोचा कि उसकी कक्षा इतनी कमजोर नहीं हुई है कि वह सौभाग्य के इस अचानक हिस्से का जश्न मना सके। उसी क्षण उसे फोन से मैनेजर जो म्योकी की उज्ज्वल मासूम सी आवाज सुनने को मिली। फिर भी आह जिन गिल्ड से कोई प्रतिस्पर्धा न मिलने के बाद हमारा लाभ लगभग 40% बढ़ गया है, सर। आह, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। चोई जोंग इन ने तुरंत विषय बदल दिया। क्या एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? उनका मानना है कि वह घर पर है, आराम कर रहा है। जैसा कि मैंने सुना है, वह गिल्ड कार्यालयों में भी इतना भी नहीं दिखा है। सर, मुझे नहीं लगता कि इसे ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत है। क्या वह अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन की तैयारी के लिए थोड़ा ब्रेक नहीं ले सकता था? चोई जोंग इन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मामला है। हंटर सेओंग जिन वू किस तरह का व्यक्ति था? चोई जोंग इन ने अपना स्पष्टीकरण दिया। रैंकिंग पुनर्निर्धारण परीक्षण से पहले उसने एक दिन में 3 से 4 निचली रैंक वाले गेट्स को पास कर लिया और रैंक एस बनने के बाद उसने अन्य गिल्डों के क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन पहले वह जापान गया और रैंक एस कालकोठरी को अकेले ही तोड़ दिया। हंटर सेओंग जिन वू यही है। ये सब सुनने के बाद जो म्योग की भी उत्सुक हो गया कि आह जिन गिल्ड हाल ही में अचानक शांत क्यों हो गया था। क्या हंटर सेओंग हमेशा बहुत सारे राक्षसों के साथ रेंगते हुए स्थान पर दिखाई नहीं देता था? वह विशाल राक्षस के हमले से थका हुआ नहीं हो सकता था। अब उसने सोचा कि आह जिन गिल्ड की गतिविधि की कमी से उसके बॉस का परेशान होना अब इतना अजीब नहीं था। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, श्रीमान, यह अजीब लगता है। अरे वैसे तो, क्या आह जिन गिल्ड को आज भावी कर्मचारियों का साक्षात्कार नहीं लेना था? लेकिन वह फिर भी वहां नहीं दिखा। जी श्रीमान, सेओंग हंटर महोदय साक्षात्कार स्थल पर कहीं नहीं मिला। यह सिर्फ इतना था कि वाइस मास्टर यू जिन हो सब कुछ खुद ही कर रहा था। दोनों व्यक्तियों के बीच थोड़ी देर की खामोशी छा गई। चोई जोंग इन ने अंततः सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और अपेक्षाकृत शांत स्वर में बात की। और आप ये कैसे जानते हैं, मैनेजर जो? मैं वास्तव में इस डर से मर सकता हूं, बड़े भाई। जैसे ही जिन वू ने फोन का उत्तर दिया, यू जिन हो ने कटु शिकायत करना शुरू कर दिया। वह थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पूरे दिन आवेदकों के चेहरों को घूरते रहना वाकई कठिन रहा होगा। हालांकि आशावानों की संख्या को सावधानीपूर्वक फिल्टर किया गया था और कम किया गया था, फिर भी क्या यह अभी भी कई 100 से अधिक नहीं थी। बच्चा भले ही छोटा था, लेकिन वह एक गिल्ड के वाइस मास्टर और जिन वू के प्रॉक्सी के रूप में अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। क्या इसीलिए बुद्धिमान बुजुर्ग कहते हैं कि तुम अपने पिता की संतान हो? निश्चित रूप से उसका डोंगसिंग थोड़ा भोला और मूर्ख लग सकता है, लेकिन यू जिन हो के शरीर के भीतर जन्मजात बिजनेस टाइकून चेयरमैन यू म्यूंग हान का खून बहता है। और इसके लिए धन्यवाद। जिन वो आसानी से गिल्ड का संचालन यू जिन हो पर छोड़ सकता था और स्वतंत्र रूप से वह कर सकता था जो वह करना चाहता था। धन्यवाद, तुमने मेहनत से काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े भाई। वैसे चीजें आपके पक्ष में कैसी हैं?
जिन वू ने अपने पीछे देखा। स्टैंड बाय पर मौजूद सैनिकों ने उसे एक संकेत भेजा जैसे कि तैयारी पूरी हो गई हो। यह देखकर उसके होठों पर फिर से मुस्कान तैर गई। ठीक है, ये वही पुरानी कहानी है। मुझे लगता है कि यहाँ चीजों में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए मेरे बिना कार्यालय बंद कर दे। समझ गया बड़े भाई। यू जिनहो के विनम्र अलविदा ने फोन कॉल के अंत का संकेत दिया। जापानी हंटर एसोसिएशन के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी जल्दी से जिन वू की ओर भागा और फोन के साथ साथ अपना सामान भी प्राप्त किया। अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए सौंपने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को ढीला कर दिया। हमले से पहले अपनी मांसपेशियों को हल्के से खींचते समय उसकी भावनाओं में वृद्धि हमेशा उसके दिमाग को आराम देने का काम करती थी। जैसे कि एक वार्तालाप साथी प्रदान करने के लिए जब जिन वो अपने शरीर को फैला रहा था, या शायद वह किसी चीज के बारे में उत्सुक था। जापानी एसोसिएशन के कर्मचारी ने अचानक एक प्रश्न पूछा। यदि आप दुनिया को बताएं कि आप आपदा क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले द्वारों को बंद करने में व्यस्त हैं, तो आपकी प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी। इसलिए यदि मैं पूछ सकता हूं, तो आप इसे गुप्त क्यों रख रहे हैं? इस पर जिन वू का उत्तर बहुत सरल था। उसने अपना हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम पूरा किया और जोर से मुस्कुराया। मुझे शांति पसंद है, आप देखिए। जापानी समाज में विनम्रता सबसे अधिक प्रशंसित गुणों में से एक थी। जिन वू के शांति वाले जवाब को एसोसिएशन के कर्मचारी की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि उन्होंने जिन वू को अपने कार्यों में विनम्र बताया। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। मैं इसे सच करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे मरना पड़े। खैर, ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने किसी बात को लेकर स्पष्ट रूप से गलती की है, लेकिन जब तक अंतिम परिणाम अच्छा है, सब ठीक है। जिन वो केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सका और गेट के करीब चलने से पहले जापानी व्यक्ति के कंधों को हल्के से थपथपाया। सैनिकों ने रास्ता बनाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया और जिन वो को सलाम किया। इस गेट को ए रैंक दिया गया था। जिन वो उन सभी उच्च रैंकिंग गेटों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए हर दिन कोरिया और जापान से यात्रा कर रहा था, जिन्हें जापानी अकेले नहीं संभाल सकते थे। उसे इस उद्यम के लिए जापानी जासूसी उपग्रह, जो जादुई ऊर्जा के साथ साथ उसके मूवमेंट कौशल, शैडो एक्सचेंज का पता लगा सकता है, को धन्यवाद देना चाहिए। जिन वो गेट के सामने खड़ा हुआ और ऊपर देखा। वास्तव में यह एक बहुत ही बड़ी बात थी जो पूरी तरह से इसकी रैंक स्थिति में फिट बैठती थी। उसे यहाँ उच्च रैंकिंग गेट्स बुक करने के लिए बहुत अधिक नकदी खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, और जापानी सरकार ने सभी संबंधित करों को माफ करने का भी वादा किया था। हालांकि चीजों का वित्तीय पक्ष उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता नहीं थी। नहीं, यह तथ्य था कि उसे जापान के भीतर आने वाले सभी उच्च रैंक वाले गेट्स पर एकाधिकार प्राप्त करना था। एक बड़ा देश जिसने कार्यक्षमता खो दी थी कालकोठरी तोड़ने की आपदा के बाद गिल्ड की दानव राजा की छोटी तलवार। एक युवा सैनिक ने जिन वू के हाथों में अचानक शॉर्टस्वर्ड की एक जोड़ी देखी और आश्चर्यचकित होकर हौंफने लगा। और फिर, जैसे कि वह उस गुस्से से शर्मिंदा हो गया हो, वह तेजी से जिन वू की ओर झुक गया। वह उत्तर स्वरूप केवल मुस्कुराया और गेट की ओर चलने लगा। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में 4 दिन बचे हैं। जिन वू ने खुद से कहा कि वह एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकता और सीधे गेट में कूद गया। मैकेनिकल बीप के साथ साथ उसके कानों में परिचित आवाज ने भी उसका स्वागत किया। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। क्या यह ठीक रहेगा सर? वू जिन चेओल ने सावधानी से अपना प्रश्न पूछा। एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर मूवमेंट के कोई संकेत नहीं दिखाए। सीओ जिन वू हंटर महोदय, हाल ही में वह अक्सर जापान का दौरा करता रहा है। हंटर एसोसिएशन व्यक्तिगत शिकारियों के वर्तमान ठिकाने का पता लगाने के लिए हंटर इश्यू स्मार्टफोन का उपयोग कर सकता है, और वे एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई के आदेश के अनुसार हंटर सेउंग जिन वू के ठिकाने के बारे में पूछने वालों को गलत सूचना दे रहे थे। क्या होगा अगर सेउंग हंटर महोदय जापान में ही रहने का फैसला करता है? दक्षिण कोरिया बिना कुछ किए अपना अंगूठा चूसते हुए अब तक के सबसे महान शिकारी को खो देगा। संक्षेप में यह वू जिन चियोल की चिंता होगी। हालांकि किसी कारण से राष्ट्रपति गो गनहुई इस घटना के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे, भले ही उन्होंने संभवतः किसी भी जीवित व्यक्ति के मुकाबले जिन वू का उच्चतम मूल्यांकन किया हो। उस उपस्थिति ने निश्चित रूप से वू जिन चियोल के दिल में कुछ हद तक निराशा पैदा की। शायद अपने छोटे अधीनस्थ की चिंताग्रस्त अभिव्यक्ति को थोड़ा दयनीय पाते हुए गो गनहुई ने धीरे से मुस्कुराए और अंत में बोले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संयोग से क्या आप कुछ जानते हैं सर?
आप देखिए, उन विशालकाय प्रकार के राक्षसों का शिकार करने के लिए जापान जाने से पहले वह मुझसे मिलने आया थे। ये काफी तार्किक लग रहा था। आखिरकार यह एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ही थे जिन्होंने दुनिया के सामने उन दिग्गजों का शिकार करने की योजना बनाने वाले हंटर सेओंग जिनवू की कहानी की घोषणा की थी। गो गनहुई ने उस मुलाकात की यादें ताज़ा की। बेशक मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि जोखिम की तुलना में उसे इस उद्यम से बहुत कम कमाई होगी। ऐसा नहीं था कि उसे पहली बार में यूरी ओरलोव की तरह बड़ी मात्रा में नकदी देने का वादा किया गया था। वू जिन चियोल ने सिर हिलाया। जिन वू ने राक्षसों की लाशों पर अधिकार की मांग की और बस इतना ही। पूरे देश को बचाने की कीमत के लिए यह बहुत छोटा था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिन में कई शहरों को खोने में व्यस्त देश के साथ समझौते पर बातचीत करने के लिए पर्याप्त खाली समय था। किसी को यह कहना चाहिए कि तब मामलों में मदद नहीं की जा सकती थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष को अपने देश के शिकारियों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हंटर सेओंग को इतनी आसानी से जाने देना उनके लिए पहले से ही एक अजीब बात थी। लेकिन फिर उसने मुझे ये बताया। गो गनहुई ने उस समय की बातचीत को याद किया और गहरी मुस्कान बिखेरी। वू जिन चियोल उनकी जिज्ञासा के आगे जीत नहीं सका और पहले वापस पूछा, उसने क्या कहा? गो गनहुई ने खुशी से इसका उत्तर दिया। उसने कहा, वह चाहता है कि आह जिन गिल्ड के क्षेत्र में जापान भी शामिल हो। वू जिन चियोल के मुंह से एक चौंका देने वाली सांस निकली। जिन वू की घोषणा सुनने के बाद गो गनहुई की प्रारंभिक प्रतिक्रिया भी कुछ अलग नहीं थी। जापान के प्रमुख गिल्डों ने जेजू द्वीप पर हुए नुकसान के साथ साथ दिग्गजों के हमलों से अपनी अधिकांश ताकत खो दी। उसने मुझसे सीधे तौर पर कहा कि उसका आहजिन गिल्ड उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को भर देगा। वू जिन चियोल अपना ढीला मुंह बंद नहीं कर सका। क्या यह उस युवक का आत्मविश्वास था या बस उसके कंधों पर एक उत्कृष्ट सिर था जिसने उसे एक भी विशालकाय का शिकार करने से पहले ही बहुत आगे तक सोचने की अनुमति दी? चाहे जो भी हो, जिनवू को अभी भी अपना उद्देश्य हासिल करना था। आखिरकार क्या ये कहानी कुछ ऐसी नहीं थी जिसका जापानी बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे? ये सुनने के बाद मैं उसे वहां जाने की अनुमति कैसे नहीं दे सकता? जबकि प्रमुख गिल्ड सियोल के तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पर आपस में झगड़ने में व्यस्त थे, वह चला गया और संपूर्ण जापान को अपना बना लिया। एक सच्चा शिकारी बनने की योग्यताओं में से एक थी अपना शिकार स्थान स्वयं चुनने की प्रतिभा। और चूंकि उसके पास अपने शिकार को संभालने की आवश्यक शक्ति भी थी, इसलिए कोई निश्चित रूप से सियोग जिन वू को एक शिकारी बनने के लिए पैदा हुआ व्यक्ति कह सकता है। गो गनहुई ने अपने मन में चल रही राय के साथ साथ प्रशंसा की आह को भी अपने मुंह से निकलने दिया। वह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। मैं तहे दिल से सहमत हूं, सर। वू जिन चियोल निश्चित रूप से उस भावना से सहमत था। एक हवाई जहाज की सहायता के बिना एक पल में कोरिया और जापान के बीच यात्रा करने की अविश्वसनीय शक्ति को एक तरफ रखते हुए, ये तथ्य कि उसके पास उस निरर्थक लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त क्षमताएं भी थीं, केवल दोनों पुरुषों की ओर से प्रशंसा की सांस ले सकता था। बेहतरीन टाइमिंग के साथ जो टीवी चालू रह गया था, उसने चोई जोंग इन के साक्षात्कार की क्लिप दिखाना शुरू कर दिया। मुझे वास्तव में इस तथ्य पर गर्व है कि हंटर सेओंग को दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई सोफे के सामने झुक गए और उनके मुंह से वास्तविक हंसी निकली और उन्होंने स्क्रीन पर चोई जोंग इन से बात की। मैं भी आपके जैसा ही सोचता हूं। चैप्टर 185। गो गनहुई ने टीवी बंद कर दिया। जैसा कि पता चला, शाम के 9 बज चुके थे। ये कहने में बहुत देर हो चुकी थी कि अब दिन भर के काम से छुट्टी लेने का अच्छा समय है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वू जिन चियोल को अभी भी कुछ और कहना था। चीनियों ने सेओंग जिनवू हंटर महोदय के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी? आपका मतलब है उसकी निजी जानकारी? नहीं साहब, ये वह नहीं है। फिर वे क्या चाहते हैं? मांगी गई जानकारी सेओंग जिनवू हंटर महोदय के छापे के रिकॉर्ड के साथ साथ उससे संबंधित कोई आधिकारिक रिपोर्ट भी है। ये लगभग सही लग रहा था। जब तक चीनी वास्तव में मूर्ख नहीं थे, वे शायद जानते थे कि उन्हें एस हंटर रैंक की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं होगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस श्रेणी से बहुत अधिक हो सकता है। सवाल यह था कि इतनी देर से चीनी लोग हंटर सेओंग जिनवू में अपनी रुचि क्यों दिखा रहे थे। आखिरकार उन्होंने चीन सहित अन्य देशों से किसी भी प्रेम कॉल या स्काउटिंग ऑफर पर विचार न करने के उसके निर्णय को सुना होगा। सूचना का अनुरोध करने वाला चीनी सरकार नहीं थी, श्रीमान। ये वास्तव में एक ही व्यक्ति से है। किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला हंटर एसोसिएशन कभी भी किसी व्यक्तिगत शिकारी को जानकारी जारी नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, यह अनुरोध एक व्यक्ति ने किया था।
गो गनहुई ने सोचा कि उस अनुरोध को सिरे से अस्वीकार करना स्पष्ट बात होगी, इसलिए वह इस तथ्य से हैरान थे कि यह मुद्दा उठाया गया था। वू जिन चेओल ने तुरंत कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण जोड़ा। ऐसा लगता है कि चीन के 7 स्टार रैंक वाले हंटर लियू झिगेंग ने सेउंग जिन वू हंटर महोदय में रुचि ली है। उस अप्रत्याशित नाम के उल्लेख के साथ गो गनहुई कुछ शब्दों में खो गए। चीन ने हंटर्स की रैंकिंग में वैश्विक मानक को स्वीकार नहीं किया और अपनी अनूठी रैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया। आपकी रैंकिंग के सामने सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी, आप उतने ही बेहतर हंटर होंगे, और उनके लिए 5 स्टार सर्वोच्च प्राप्य रैंक थी। हालांकि केवल एक व्यक्ति को उस रैंकिंग प्रणाली से अलग किया गया था। केवल लियू झिगेंग को 7 स्टार का दर्जा दिया गया था, और स्पष्ट रूप से उसे जो उपचार मिला वह सामान्य 5 स्टार्स की तुलना में दूसरे स्तर पर था। निस्संदेह एक भी व्यक्ति इतना साहसी नहीं था कि इस तथ्य के बारे में हंगामा खड़ा कर सके कि वह एक प्रसिद्ध विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर अधिमान्य उपचार प्राप्त कर रहा था। उनके पास ऐसी योग्यताएं थी जो इस तरह की मान्यता के योग्य थी, और स्वयं चीन भी इस तथ्य का बहुत सम्मान करता था कि लियू झिगेंग ने हंटर सेओंग जिन वू में दिलचस्पी ली है। गो गनहुई की जिज्ञासा की प्यास वू जिन चेओल के उत्तर से बुझी। सर, क्या लियू झिगेंग ने विशालकाय प्रकार के राक्षस से लड़ाई नहीं की? मुझे पूरा यकीन है कि इसीलिए वह सेओंग जिन वू हंटर महोदय के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखता है, जिसने हर दूसरे विशालकाय का शिकार किया था। यह तर्कसंगत लगा। गो गनहुई ने सिर हिलाया। अभी कुछ समय पहले एक विशालकाय प्रकार का राक्षस जापान से भाग गया और चीन की ओर तैर गया, और यह बताया गया था कि चीनी समुद्र तट पर लियू झिगेंग द्वारा जीव से कुशलतापूर्वक निपटा गया था। वास्तव में मजबूत व्यक्ति दूसरे मजबूत प्राणी को पहचान सकता है, क्या ऐसा है? गो गनहुई ने थोड़ी शरारती मुस्कान बनाई। अमेरिकन हंटर ब्यूरो जिसने जिन गिल्ड को आमंत्रित किया था, और चीन के सबसे महान शिकारी लियू झिगेंग ने जिनवू में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका और चीन दोनों ने आखिरकार हंटर सेओंग जिनवू की असली कीमत पहचान ली। गो गनहुई जैसे व्यक्ति के लिए, जो शुरू से ही उस व्यक्ति का वास्तविक मूल्य जानता था, इस विकास ने निश्चित रूप से उसे अपने बारे में अच्छा महसूस कराया। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई भी जानकारी ऐसे ही सौंप दूंगा। क्या यह प्रचारित करने की आवश्यकता थी कि अन्य लोगों की प्रतिभाओं की चाहत रखने वालों के लिए कोरिया की प्रतिभा कितनी उत्कृष्ट थी? निश्चित रूप से एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर इससे काफी नाराज हो जाएगा, लेकिन क्या? आखिरकार हमारे पास हंटर सेओंग जिन वू है। गो गनहुई ने अपना मन बना लिया और एक दयालु हार्दिक हंसी निकाली। वह अनुरोध, कृपया इसे अस्वीकार करें। कालकोठरियां बदल गई थीं। ये जिनवू की सर्वोपरि छाप थी, क्योंकि उसने पूरे जापान में उत्पन्न होने वाली सभी उच्च रैंक वाली कालकोठरियों को साफ कर दिया था। जैसे ही उसने इस विशेष कालकोठरी के अंदरूनी हिस्से को स्कैन किया, उसकी चमक पहले से भी अधिक तेज हो गई। वह निश्चित रूप से राक्षसों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी आंखें उनका पता नहीं लगा सकी। यदि उसकी संवेदी धारणा या अनुभव में किसी तरह की कमी होती, तो ये स्थिति कुछ घबराहट पैदा करने के लिए पर्याप्त होती। सौभाग्य से जिन वू के पास इनमें से किसी की भी कमी नहीं थी। क्या इस बार यह चालू है? जिन वू ने चलना बंद कर दिया और अपना सिर ऊपर उठाया। निश्चित रूप से कुछ प्रकार का गाढ़ा तरल उस स्थान पर थोड़ा आगे गिरा और जमीन को पिघलाना शुरू कर दिया। जमीन से गाढ़ा धुआं उठने लगा, जैसे ही वह स्पष्ट रूप से एक अम्लीय पदार्थ के रूप में पिघल गया। शायद अनिवार्य रूप से बदबू भी काफी भयानक थी। स्वाभाविक रूप से जिन वू की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। जब उसने आगे आने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, तो छत से जुड़ी किसी चीज की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिर गईं। इसके बाद ये बूंदें मानवीय आकार धारण करने लगी। अब उसका सामना एक अजीब प्रकार के राक्षस से हुआ, जिसका चेहरा सफेद मुखौटे से ढका हुआ था, जबकि उसका बाकी शरीर काले तरल पदार्थ से बना था। ये विचित्र जीव अब तक पहले कभी नहीं देखे गए थे। उनमें से 12 उसका रास्ता रोक रहे थे। जिन वू ने चुपचाप अपने पुराने दोस्त का नाम पुकारा, नाइट किलर। तभी अचानक उसके हाथ में एक खंजर आ गया। बहुत दूर के अतीत में ये एक बारूका के डैगर के साथ उसका मुख्य युद्धक हथियार हुआ करता था, लेकिन डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड्स की जोड़ी पर हाथ पड़ने के बाद ये इन्वेंटरी के कोने में धूल जमा कर रहा था। हालांकि कुछ समय बाद उसे पहली बार इसका उपयोग करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। अपने पास आ रहे राक्षसों में से एक पर नाइट किलर फेंकने से पहले जिन वू को परिचित पकड़ से थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों का एहसास हुआ। रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकालते हुए खंजर सीधी रेखा में उड़ा और सीधे राक्षस की छाती में जा लगा।
दुर्भाग्य से वह सीधे उड़ गया, मानो उसकी सटीकता का मजाक उड़ा रहा हो और प्राणी के पीछे की दीवार में गहराई तक जा घुसा। ये सब भी नहीं था। राक्षस के शरीर से गुजरते हुए काले तरल पदार्थ ने खंजर को ढक दिया और हथियार को पिघलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में खंजर नर्म और लचीला हो गया, एक अपरिचित पदार्थ में परिवर्तित होने से पहले, और दीवार से नीचे फिसल गया। मैंने भी यही सोचा। इस राक्षस के खिलाफ नियमित शारीरिक हमलों के कामना करने की उसकी उम्मीद पैसे पर थी। यह तब था। राक्षसों ने उसे इतना भी समय नहीं दिया कि वह अपने पुराने साथी नाइट किलर के निधन की प्रशंसा कर सके, और उसी समय उस पर टूट पड़े। वे आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले भी थे। हालांकि जिनवू ने बस शासक के अधिकार के साथ उनका स्वागत किया। राक्षसों पर अदृश्य हाथों से हमला किया गया और वे तुरंत एक ही समय में दूर फेंक दिए गए। जैसे ही वे जमीन पर वापस गिरे, प्राणियों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन फिर वे फिर से एकत्रित हो गए और अपनी पिछली स्थिति में लौट आए। जिनवू ने पुनर्जनन के उस जबरदस्त स्तर पर व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा। वह लगभग अपने छाया सैनिकों को बुलाने और बेहतर पुनर्योजी शक्तियों वाले व्यक्ति की प्रतियोगिता शुरू करने के लिए प्रलोभित था, लेकिन शारीरिक क्षति, चाहे वह मूर्त हो या न हो, काम नहीं करती दिख रही थी। तो फिर उसे आगे क्या करना चाहिए? जिनवू ने आराम से राक्षसों के हमलों से बचा लिया और इस दुविधा पर थोड़ा विचार किया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक विशेष प्राणी दूसरों की तुलना में अप्राकृतिक रूप से घूम रहा था। जिनवू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। अब जब उसने करीब से देखा तो उस विशेष प्राणी की एक भुजा पुनर्जीवित नहीं हुई थी, और साथ ही उसके चेहरे को ढकने वाले सफेद मुखौटे का कोना भी काफी हद तक टूट गया था। इसे पहले ही तोड़ दिया गया होगा जब राक्षस को शासक के अधिकार द्वारा दूर फेंक दिया गया था। ओह, तो वह आपका कमजोर पक्ष था। जिनवू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। जब तक वह जानता था कि इन चीजों पर कैसे हमला करना है, उन्हें मारना बहुत आसान होगा। जिनवू ने राक्षसों द्वारा मारे गए सभी मुखों से आसानी से बचना जारी रखा और अपने वर्तमान हथियारों को बाहर बुलाया। दानव राजा की शॉर्ट स्वॉर्ड्स। एक बार जब उसने अपने दोनों हाथों में तलवारों को कसकर पकड़ लिया, तो उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक उठी। जैसे ही डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड ने उसके माथे पर वार किया, एक राक्षस शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह सिर्फ शुरुआत थी। जिनवू इस तरह आगे बढ़ा मानो वह कोई शानदार नृत्य कर रहा हो, और कुछ ही समय में उसने मौजूद सभी राक्षसों के सफेद मुखौटों को नष्ट कर दिया। एकमात्र बचे हुए राक्षस का मुखौटा आधा टूट गया था। जीव शुद्ध तरल में वापस आ गया और फर्श पर गिरते ही उसने अपना समग्र आकार खो दिया। उन सभी 12 राक्षसों की आसानी से देखभाल करते हुए जिनवू ने डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड्स को अपनी इन्वेंटरी में वापस लौटा दिया। यदि वह नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोग स्वयं को इस स्थिति में पाते, तो क्या होता? बिना किसी संदेह के उनमें से कई का अंत हो चुका होगा, इससे पहले कि कोई अंततः ये समझ सके कि नियमित हमले काम नहीं करते। और फिर जब तक उन्हें राक्षस की कमजोरी का पता नहीं चल गया, तब तक कुछ और लोगों की बलि दी गई होती, या इससे भी बदतर, कमजोरी का पता चलने से पहले ही पूरी छापेमारी पार्टी की जान जा सकती थी, भले ही वह पार्टी कुलीन शिकारियों से बनी हो। ये घटिया चीजें कितनी मजबूत, फुर्तीली और खतरनाक थी। दुर्भाग्य से यह पहली बार नहीं था कि वह इतने ताकतवर प्राणियों से टकराया हो। निश्चित रूप से कालकोठरियां बदल गई हैं। उस दिन दिग्गजों के राजा को उसके हाथों मार दिए जाने के बाद एमपी स्टोन्स दुनिया भर में दिखाई देने वाली कालकोठरियों से गायब हो गए थे। जो अयस्क कालकोठरी से बाहर निकलने वाली अधिकांश जादुई ऊर्जा को सोख लेते थे, वे सभी अब खत्म हो गए थे, और इसलिए वह जादुई ऊर्जा जिसका कहीं जाना नहीं था, इसके बजाय वे सभी राक्षसों का हिस्सा बन गए थे। मतलब भले ही कालकोठरी की रैंकिंग पहले जैसी ही रही, लेकिन हालात कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए थे। और इसके अलावा इन जैसे खतरनाक राक्षस भी दिखने लगे हैं। जिनवू की नाराजगी और गहरी हो गई। यदि एक भाग दौड़ वाली छापेमारी पार्टी बिना सोचे समझे उच्च श्रेणी की कालकोठरी में प्रवेश कर जाती है, तो वे अंदर एक गंभीर दुर्घटना से बचने में सक्षम नहीं होंगे। दरअसल वह हाल ही में दुनिया भर से होने वाली कई दुर्घटनाओं की खबरें सुन रहा था। उसने पहले से ही अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा बेरू को सौंप दिया था, क्योंकि वह इन घटनाक्रमों को लेकर चिंतित था। यदि यह बेरू होता तो वह अधिकांश संकटों को स्वयं ही हल करने में सक्षम होता, भले ही पास में कोई कालकोठरी टूट गई हो। लेकिन फिर दोबारा गेट जनरेशन की दर का बढ़ना, साथ ही कालकोठरी में राक्षसों का मजबूत होना कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम जिनवू के लिए तो यही था, क्योंकि इस तरह उसका स्तर बढ़ाना आसान होगा।
उदाहरण के लिए, ये कालकोठरी अभी भी राक्षसों से भरी हुई थी जिसका उसने अभी तक निपटान नहीं किया था। वह अपनी त्वचा पर बड़ी संख्या में राक्षसों को भारी जादुई ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए कालकोठरी में छिपे हुए महसूस कर सकता था। अब जिन-वू के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ठीक है, अब मैं इन अजीब राक्षसों से निपटने के तरीके से परिचित हो गया हूं। मुझे लगता है कि अब ठीक से शिकार शुरू करने का समय आ गया है। वार्म अप अभ्यास अब समाप्त हो चुका था और उचित वशीकरण शुरू होने वाला था। बाहर आओ। छाया सैनिकों ने जिन-वू की छाया में छिपना बंद कर दिया और पूरी ताकत से उसके पीछे आ गए। उसने उन्हें बताया कि राक्षसों से कैसे निपटना है ताकि उन्हें दुश्मन से निपटने में कोई कठिनाई न हो। जिन-वू ने अपनी आंखों से संकेत भेजा। इग्रेट को अब पूरी सेना की कमान सौंपी गई थी, क्योंकि बेरू उसके घर की रक्षा करने वाला रक्षक बन गया था। काले शूरवीर ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश जारी किया। छाया सैनिकों के कदमों की आहट से पूरी विशाल गुफा जोर जोर से हिलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन शुरू होने से पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारी एक एक करके अमेरिकी धरती पर उतरने लगे। निस्संदेह उनमें विशेष प्राधिकारी रैंक के शिकारी भी शामिल थे। हालांकि थॉमस आंद्रे की रुचि पूरी तरह से एक ही व्यक्ति पर केंद्रित थी। कल वह दिन है जब सियोक जिन-वू अमेरिका में प्रवेश करेगा। उसने जिन-वू के आगमन कार्यक्रम की पहले ही पुष्टि कर दी थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण तारीख से एक दिन पहले उसने हवांग डोंग-सू को अपने कार्यालय में बुलाया। क्या आपने मुझे बुलाया, सर? हवांग डोंग-सू ने थॉमस आंद्रे के वातावरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। स्कवेंजा गिल्ड में काम करना शुरू किए हुए उससे कुछ साल हो गए थे, लेकिन अभी उसे इसके मास्टर से बात करना काफी मुश्किल लगता था, क्योंकि उस आदमी के पास अविश्वसनीय ताकत थी। वह एक कठिन व्यक्तित्व का अभिशाप था और अंत में स्वामित्व की चरम स्थिति से भी ग्रस्त था। हवांग डोंग-सू एक रैंक एस हंटर हो सकता है, लेकिन थॉमस आंद्रे से पहले वह पूरी तरह से महत्वहीन प्राणी बन गया था। थॉमस आंद्रे तुरंत मुख्य विषय पर चला गया। सियोक जिन-वू को कभी भी उकसाओ मत। हवांग डोंग-सू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने ऐसे भाव बनाए जैसे उसने पूछा हो कि तुम्हें कैसे पता चला, इससे पहले कि उसकी नजर थॉमस आंद्रे के पीछे खड़ी लौरा की ओर चली गई। उसने बस अपनी आंखों से जवाब दिया कि उसने केवल वही किया जो उसे करना था। हवांग डोंग-सू ने अपने मुंह से एक असंतुष्ट गुर्राहट निकलने दी। इस बीच थॉमस आंद्रे आगे बढ़ता रहा। मैं आपके भाई और हंटर सेओंग जिन-वू के बारे में जानता हूं। मुझे यकीन है कि आप कुछ चीजों पर संदेह महसूस करते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि उस समय क्या हुआ था। हवांग डोंग-सू का बड़ा भाई हवांग डोंग-सेओ सियोक जिन-वू के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर गया था, लेकिन लापता हो गया और कभी वापस नहीं आया। हवांग डोंग-सियोक की छापेमारी पार्टी के 8 निश्चित सदस्य मर चुके थे, फिर भी उस कालकोठरी से जीवित बाहर निकले 2 लोगों ने मिलकर एक गिल्ड बनाया था। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके पास सेओंग जिन-वू से पूछने के लिए बहुत सारी चीजें थी। स्वाभाविक रूप से उसका असंतोष उसकी अभिव्यक्ति में झलक गया। हालांकि इससे पहले कि वह ठीक से कुछ कह पाता, थॉमस आंद्रे ने अपनी उंगली ऊपर उठाए और उसे चारों ओर लहराया। धूप के चश्मे के नीचे उसके होंठ ऊपर की ओर झुके हुए थे। वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी, मिस्टर हवांग। अपना मुंह बंद रखो और बस सुनो। यह एक स्पष्ट धमकी का संदेश था। इस दुनिया में इतने सारे लोग नहीं होंगे जो किसी शीर्ष क्रम के शिकारी को सच्ची चेतावनी जारी करने में सक्षम हो। उनमें से एक थॉमस आंद्रे था। हवांग डोंग-सू को अपने और अपने बॉस के बीच के अंतर के बारे में अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद रखा। थॉमस ने फिर अपनी बात पर जोर दिया। सियोक जिन-वू को कभी भी उकसाओ मत। गिल्ड सम्मेलन की अवधि के दौरान कुछ समय की छुट्टी लें और ग्रामीण इलाकों में गिल्ड के गेटवे विला में आराम करें। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप मेरी गंभीर विनती को स्वीकार करने को तैयार हैं, मिस्टर हवांग? हवांग डोंग-सू ने अपना सिर हिलाया और अधिक देर तक रुकने में असमर्थ रहा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सुनने में अच्छा। आप अब जा सकते हैं। हवांग डोंग-सू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि वह जल्दी से गिल्ड मास्टर के कार्यालय से भाग निकला। इसी बीच लौरा ने चिंतित स्वर में अपने बॉस से पूछा, क्या ये काफी होगा सर? थॉमस आंद्रे की अपनी अभिव्यक्ति कठोर हो गई थी और साथ ही उसने अपना सिर भी हिलाया था। नहीं, उसने निश्चित रूप से अभी हवांग डोंग-सू की अभिव्यक्ति के भीतर टिमटिमाते बुरे इरादे के संकेतों को पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह मूर्ख कभी भी इस मामले को जाने नहीं दे सकता। लौरा, जी श्रीमान, जब तक सेओंग जिन-वू अमेरिकी धरती से बाहर नहीं निकल जाता, मिस्टर हवांग को कड़ी निगरानी में रखें।
यद्यपि वह थॉमस आंद्रे की आभा से दबा हुआ था, हवांग डोंग-सू का मूल व्यक्तित्व उतना ही जिद्दी था जितना कि यह हो सकता था। हालांकि थॉमस चिंतित नहीं था, नहीं, बल्कि वह जानता था कि यह मामला इतना सरल नहीं था कि हवांग डोंग-सू की असहमति जैसी छोटी बात पर पसीना बहाया जाए। थॉमस आंद्रे ने बेपरवाह उत्तर देने से पहले अपनी ठुड्डी खुजाई। ठीक है, निराश होना मरने से बेहतर होना चाहिए।